हाँ बेटा, रे ऑप्टिक्स अपनी खत्म हो गई थी, अब अपन वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? वेव ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। विथ MS सर। कौन से सर? मोहित अग्रवाल सर। हाँ बेटा, बाकी डाउट वगैरह जैसे रे ऑप्टिक्स में किसी को भी कुछ भी हो तो आप आराम से यहाँ काउंटर से, रिसेप्शन से अपने मेरे नंबर ले लेना और आप डाउट पूछ सकते हो, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐप पे पूछ सकते हो, अपना ऐप भी बना हुआ डाउट ऐप, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। आराम से मस्ती से डाउट पूछो। चलो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में क्या है बेटा? तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है? लाइट को अपन ने, देखो लाइट है ना, आइंस्टीन ने, याद है, वेव एज वेल एज पार्टिकल, लाइट हैज इट्स डुअल नेचर, डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर। ये हालांकि मैं बता चुका हूं उसमें, रे ऑप्टिक्स में बता दिया आपको सारी बातें। डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है। ये सारी बातें हो गई बेटा अपनी, है ना, तो मैं ज्यादा और लिखना नहीं है, ये ना, उसमें भी लिखा दिया मैंने। अब मैं सीधी बात कर रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स है ना, इन वेव नेचर। अपन सीधी बात करते हैं मुद्दे की, है ना, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, है ना। मैं पार्टिकल के बारे में बता ही नहीं रहा हूं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ए बॉडी एमिट्स, है ना, यह सोर्स है, source emits light, source emits light in the form of wave, in the form of wave, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव, ठीक है, in all direction with speed of light, with speed of light, क्लियर है, ठीक है। लाइट की स्पीड के साथ सभी डायरेक्शन में वेव की फॉर्म में लाइट एमिट होती है, ध्यान देना, एमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव, ध्यान देना, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म तो लिखा ही नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये हो गया वेव। अब बता वेव, अब जैसे EM वेव मैंने बता दिया था कैसी क्या होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। ये देखो एक बार और फिर बता देता हूं, ये ठीक है, ये प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वो तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। E क्रॉस बी, ये हो गया E क्रॉस बी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये हो जाएगा V कैप, यूं, है ना। तो E क्रॉस बी की डायरेक्शन है ना, वैल्यू नहीं, विल बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। E क्रॉस बी करने से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आती है, ध्यान रखना, ये इसमें EM वेव में और आप डिटेल में पढ़ोगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सारा डिटेल स्टडीज की आप करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। अभी चला जाओ वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट। अब देखो बेटा, वेव फ्रंट समझना है ना, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो देखो सुनना, जैसे
जैसे अपन ने क्या करा बेटा, सुनना, एक मीडियम में जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपन ने एक पानी, जैसे लाइट वेव तो दिख नहीं रही, मैं तेरे को एक थोड़ा सा वेव दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये स्टिल वाटर है, क्या है ये, बिल्कुल शांत जल, इसमें आपने पत्थर गिराया, क्या गिराया, पत्थर गिराया, तो जैसे आप पत्थर गिराओगे डिस्टर्बेंस पैदा होगा, क्या मैं बोल दूं सब तरफ लाइट वो वेव चलेगी, वाटर वेव सब तरफ मूव करेगी, ये तो बोल दूं रेडियली आउटवर्ड सारी वाटर वेव 2D मतलब प्लेन में मूव करेगी, ठीक सब। जैसे वाटर वेव मूव करेगी तो क्या मैं बोल दूं ये 10 मान लो 10 मीटर पर सेकंड से है ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, स्पीड ऑफ वाटर वेव, स्पीड ऑफ वाटर वेव, वाटर वेव, स्पीड ऑफ वाटर वेव इज 10 मीटर पर सेकंड। मान लो स्पीड ऑफ वाटर वेव इज 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या मैं बोल दूं क्या 10 मीटर दूरी वाली सारी वेव एक साथ ऊपर उठेगी, ये तो 10 मीटर दूरी वाले ये सारे पॉइंट एक साथ ऊपर उठेंगे, ये या सारे पॉइंट एक साथ ऊपर उठेंगे, तो क्या मैं बोल दूं ये सब इन फेज होंगे, ये सब एक साथ ऊपर उठेंगे, क्लियर है। मतलब वेव क्या होती है बेटा, एसएचएम का आगे बढ़ना। जैसे वेव क्या होती है, आपने कहीं पे भी डिस्टर्बेंस पैदा करा तो वो पार्टिकल एसएचएम करता है, पार्टिकल अपनी पोजीशन पर एसएचएम करता है और वेव आगे बढ़ती है, क्लियर है। पार्टिकल अपनी पोजीशन पर एसएचएम करता है और वेव आगे बढ़ती है, तो बोल दो एसएचएम का आगे बढ़ना मीडियम में, दिस इज कॉल्ड वेव। तो मीडियम में एसएचएम का प्रोपोगेट करना इज कॉल्ड वेव, क्लियर है क्या। तो सभी डायरेक्शन में एसएचएम आगे प्रोपोगेट करता है, ठीक साहब। तो ये जैसे अपन ने पत्थर गिराया, अपन ने जैसे पत्थर गिराया ये ऐसे वेव आगे बढ़ेगी, ये एसएचएम आगे बढ़ेंगे, तो मैं बोल दूं मीडियम के सारे पार्टिकल एसएचएम करने लगेंगे, तो ये सारे जो सेम पाथ, ये सेम लोकस, ये तो 10 मीटर दूर वाले सब एक साथ ऊपर उठेंगे, क्लियर है, सब एक साथ एसएचएम स्टार्ट करेंगे। तो वेव फ्रंट क्या होता है बेटा, उनका लोकस, ठीक है। तो सभी डायरेक्शन में वेव सेम स्पीड में जा रही है, तो मैं बोल दूं वेव फ्रंट क्या हो गया बेटा, लोकस ऑफ, है ना, द कंटिन्यूअस लोकस, क्या हो जाएगा, द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम फेज मतलब एक जैसा काम करे, सेम फेज, जैसे जिन π/2 तो π/2 सब अपने पीक पर आ चुके हो, सेम फेज इन मीडियम is called wave front, ठीक है। the continuous locus of all point having same phase, है ना, having same phase in medium is called wave front, उसको wave front बोलते हैं। जैसे देखो बेटा, मैंने लिया एक, मान लो कोई पॉइंट सोर्स, तो मैं बोल दूं इस पॉइंट सोर्स से सब तरफ वेव निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी, तो मैं बोल दूं एक पूरा स्फीयर, 2D में तो सर्कल बना था, 2D में तो सर्कल बना था, यहां पे मैं बोल दूं आर रेडियस का एक स्फीयर बन जाएगा, ये सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, देखो ये सब तरफ, ये तो मैं बोल दूं इसका लोकस, तो मैं बोल दूं ये सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, तो जैसे ही वेव निकलेगी तो पूरे स्फीयर के सारे पॉइंट को एक साथ ऊपर उठाएगी, तो मैं बोल दूं इसका लोकस स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ये यहां पे आ जाओ, ये देखो ये स्फीयर आगे बढ़ता जाएगा, कभी ये 1 मीटर रेडियस का होगा, कभी 2 मीटर का, कभी 10 मीटर का, ऐसे स्फीयर बढ़ता जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तो मैं क्या बोल दूं यार कि वेव जिधर जाएगी उसके परपेंडिकुलर वाले सारे पार्टिकल, देखो अगर वेव रेडियली आउटवर्ड जा रही है तो मैं बोल दूं सर्कल या स्फीयर वाले सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर उठेंगे, तो वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। ये देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव की क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। कैसे है ये, स्फेरिकल वेव फ्रंट, किसके, पॉइंट सोर्स के, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये सोर्स कैसा, पॉइंट सोर्स, क्या है ये, पहला फर्स्ट पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स, क्लियर है। तो दिस इज पॉइंट सोर्स और इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। कैसा वेव फ्रंट बना बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और ये अच्छा
एक और बात बताओ, जैसे ये सारे सेम फेज में, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा, पॉइंट सोर्स, तो स्फीयर के सारे पॉइंट सेम फेज में एक साथ ऊपर उठेंगे, तो क्या मैं बोल दूं कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होगा? बिल्कुल सही बात है। 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम वेव फ्रंट, ये ए और बी, 2 पॉइंट लाइंग ऑन सेम वेव फ्रंट विल हैव जीरो फेज डिफरेंस। तो मैं बोल दूं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस between, phase difference between 2 points, between any 2 points, between any 2 points, any 2 points lying on same wavefront, same wavefront will be zero, will be zero, zero। तो बोल दो डेल फाई बराबर जीरो। तो सेम वेव फ्रंट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होगा, डेल फाई बराबर जीरो। तो सेम वेव फ्रंट पर जो दो पॉइंट होते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, क्लियर है? एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव फ्रंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ wave will always be perpendicular to each other, perpendicular to each other, to each other। ठीक है, अभी बता दिया ना मैंने, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, ध्यान रखना। तो पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, ये सारे पॉइंट सेम फेज में होते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और आ जाओ सेकंड पॉइंट सोर्स के बाद, सेकंड लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स। ठीक है, लीनियर सोर्स वो तो हो गया पॉइंट सोर्स, लीनियर सोर्स। अब लीनियर सोर्स में क्या हो जाएगा बेटा? तो लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट, देखो ये लीनियर सोर्स है, ये ट्यूबलाइट जैसे है ना, तो लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट क्या होता है बेटा? तो ये रेडियली आउटवर्ड वेव निकलेगी सब तरफ, तो जैसे यहां से निकल रही वैसे यहां से भी निकलेगी। ये देखो ना, ये यहां है ना, तो फर्स्ट और लास्ट बना रहा हूं मैं, ऐसा बीच में भी निकलेगी। तो ये पूरे सर्कल के पॉइंट एक ही फेज में होंगे, ठीक है? ऐसा यहां पे भी होगा, ये ऐसा सब तरफ होगा। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे इसके। कैसे होंगे बेटा? ये सिलेंड्रिकल। तो मैं वापस डायग्राम बना रहा हूं, अभी ये लाइन हटा के बना रहा हूं। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होते हैं। तो लीनियर सोर्स के कैसे होते हैं वेव फ्रंट? सिलेंड्रिकल। ये वही 90 डिग्री एंगल, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या है ये? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ये कौन सा सोर्स है? लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है और ये लीनियर सोर्स हो गया। ठीक है, आ जाओ आगे। थर्ड, सोर्स एट इंफिनिटी। ठीक है, जब इंफिनिटी पे सोर्स पड़ा होता है, ठीक है, तो जब इंफिनिटी पे सोर्स पड़ा होता है, जैसे कोई भी हो, चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे लीनियर हो, ये सोर्स इंफिनिटी पे, तो बोल दो हम तक आते आते रे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, तो रेज वुड बी पैरेलल, जब अपने पास पहुंचेगी तो रे पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल याद है, रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो बोल दो ये प्लेनर वेव फ्रंट हो गया। ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री, ये प्लेनर वेव फ्रंट। क्या हो गया? ये प्लेनर वेव फ्रंट, ये प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, ये ठीक है, और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इनफाइनाइट पे रखे सोर्स का प्लेनर वेव फ्रंट होता है,
लीनियर सोर्स का सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है और पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। क्लियर है? ये हो गया वेव फ्रंट। तो फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट लाइंग ऑन सेम वेव फ्रंट, वेव फ्रंट की डेफिनेशन ये होती है कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम फेज, तो बोल दो फेज डिफरेंस जीरो होता है। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस सर, ये क्लियर है क्या? ये इनफाइनाइट पे ये। अब अपन इंटेंसिटी की और एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। देखो क्या मैं बोल दूं कि कोई भी पॉइंट सोर्स है तो उससे जो भी इंटेंसिटी निकलेगी या पावर होगी इसकी, जैसे ये पी पावर है, पी पावर पी का क्या मतलब है बोलो? पर सेकेंड जो एनर्जी एमिट होती है, पर सेकेंड जो एनर्जी एमिट होती है उसको पावर बोलते हैं। एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड इस पावर। अच्छा, अगर मैं यहां आ जाऊं आर दूरी पे या आर डिस्टेंस पे, तो बोलो यहां पे इंटेंसिटी, क्या बोला मैंने? इंटेंसिटी आई इस पॉइंट पे है ना, एस पे, तो इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे पी पॉइंट पे है ना, ये पी पॉइंट पे इंटेंसिटी बोलो। तो इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो मैं बोल दूं ये एरिया आर रेडियस है तो मैं बोल दूं पावर अपॉन 4πr² हो गया ये एरिया। बोलो पावर, ये पर सेकेंड यहाँ एनर्जी पहुंची, वो एनर्जी पूरे स्फीयर पे फैल गई, तो एनर्जी अपॉन एरिया है, तो ये हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो मैं बोल दूं यहां से वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज द पावर, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल दूं आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहां से मुझे पता पड़ गया आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पॉइंट सोर्स से जितना दूर जाओगे इंटेंसिटी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डबल दूरी पे जाओगे इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, 3 गुना दूरी पे जाओगे इंटेंसिटी 1/9 हो जाएगी ये। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी घटेगी, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा, और यहाँ पे ये आप वेव ऑप्टिक्स में उसमें पढ़ोगे, सॉरी ईएम वेव्स में, कि इंटेंसिटी जो होती है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है, बराबर के ए स्क्वायर। एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला आएगा उसमें आई बराबर के ए स्क्वायर, ये क्या होगी वो? आई बराबर के ए स्क्वायर, ये तो आई बराबर के ए स्क्वायर होती है। तो क्या मैं बोल दूं एम्पलीट्यूड, जब इंटेंसिटी ये हो गया तो मैं बोल दूं इंटेंसिटी ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो इंटेंसिटी आ गई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एम्पलीट्यूड आ गया आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है क्या? ऐसे यहां पे आ जाओ, लीनियर सोर्स में 2πrl में फैल जाएगा, तो बोल दो अगर इस सोर्स की पावर p है ये और ये पॉइंट है s, तो बोल दो इंटेंसिटी एट s इज इक्वल टू पावर अपॉन 2πrl। अगर ये लेंथ l है, ये लेंथ l है अगर लीनियर सोर्स की, तो बोल दो 2πrl पे फैल गई क्योंकि r रेडियस हो गई है, ये देखो दिस इज r रेडियस, ये r, तो बोल दो 2πr सर्कमफ्रेंस और l हो गया इसकी लेंथ, ये 2πrl। तो क्या मैं बोल दूं यहां से ये देखो आई बराबर ये, तो आई मैं बोल दूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया ये। तो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड की बात करूं तो यहां से एम्पलीट्यूड आ जाएगा एड एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी में ए स्क्वायर आता है तो ए बराबर आ जाएगा ए एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, ये। तो लीनियर सोर्स से जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम आएगा बेटा, सोर्स कैसा लिया है तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यही है, ठीक है। अगर ग्राफ बनाना चाहोगे इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का तो ऐसा बनेगा, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें करने लग गया हूं मैं, वहां पे डिस्टेंस बढ़ाते करते वो सब वहां क्वेश्चन करोगे। ये आर स्क्वायर का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, उसको कर्वेचर आप देख के जज नहीं कर सकते, आई वर्सेस आर, ये वो देख के जज नहीं होगा। यहाँ आर स्क्वायर का कर्व भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बनता है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बनता है, क्लियर है? इससे समझ में आ गई? आगे आ जाओ इनफाइनाइट पे, तो मैं बोल दूं इनफाइनाइट चाहते थे यहाँ पे प्लेनर रे पैरेलल हो जाएगी तो इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, आई बराबर कांस्टेंट। अरे भैया स्फीयर वो इतना बड़ा हो गया कि रेडियस है ना आई कांस्टेंट, तो ए बराबर कांस्टेंट। ये तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो गए। क्लियर है क्या? तो सोर्स अगर इनफाइनाइट पे रखा हो तो रे हमारे को पैरेलल मिलती है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई सर?
तो ये सारी बातें थी वेव फ्रंट की इंटेंसिटी की, ये वो। अब देखो ठीक सा, हाइगेन्स प्रिंसिपल। ऐसे क्या बात बोली, मेरे तो थोड़ी कम ही समझ में आई, ठीक है। अरे बड़ी अजीब सी बात, इधर देख क्या है, कुछ नहीं, अपने को वेव फ्रंट बनाने के लिए उसने एक इमेजिनरी रीजन दे दिया है ना, वो क्या है कि देखो उसने बोला कि मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड दिया वेव फ्रंट को पता लगाने का, ठीक है। हाइगेन्स प्रिंसिपल प्रोवाइड ज्योमेट्रिकल मेथड इन फाइंडिंग सक्सेसिव पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। इट स्टेट्स, देखो क्या बोल रहा है वो, एवरी पॉइंट, सुनना ध्यान से है ना, ये काम किया, एवरी पॉइंट on a given wavefront behaves like secondary source, है ना। act as मतलब called, इसको प्राइमरी बोलेंगे अपन, है ना। every point on a given wavefront मतलब प्राइमरी वेवफ्रंट है ना, called प्राइमरी वेवफ्रंट। इसको अपन प्राइमरी वेवफ्रंट, ठीक है, प्राइमरी वेवफ्रंट, इसको अपन प्राइमरी वेवफ्रंट बोल रहे हैं। act as fresh secondary source, ठीक है। act as fresh new secondary source, क्लियर है क्या? मतलब आप ये समझ लो वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट है वो एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्लियर है, और वो नई वेव फ्रंट एमिट करेगा। समझ गए क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स, द सेकेंडरी वेवलेट्स, the secondary wavelets travel in all the direction with speed of light इन दैट मीडियम, है ना, इन मीडियम, जो भी मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी उस हिसाब से ट्रेवल करेगा, क्लियर है। तो वो बोल रहा है कि जो आपका वेव फ्रंट है उसके सारे पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करते हैं, मतलब उनके, और फिर उनके सुपरपोजिशन से वेव आगे चलती, क्लियर है क्या? ठीक साहब। अब देखो सरफेस touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant gives the new wave front। मतलब अगला ये कह रहा है बेटा, समझना हो, यहां से यूं समझ में आएगी। जैसे कोई भी वेव फ्रंट है, जैसे मैं इसी की बात करूं, है ना, तो इसके जितने भी पॉइंट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये जैसे स्फीयर बना देगा ये, है ना, ये अपनी लाइट एमिट करेगा, तो इन पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये देखो ये सेकेंडरी वेवफ्रंट, मतलब वाली बात, ये देखिए ये अपने समझने के लिए ये सेकेंडरी, तो इन सब पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो सेकेंडरी वेवफ्रंट बन जाएगा, क्लियर है। तो एक तरीके से पॉइंट सोर्स है, तो अब ये इन सबको टच करूंगा, सही बात है ना, ये जितने भी पॉइंट इनसे वेव निकलेगी वो सब एक जगह ही होगी, तो सेकेंडरी वेवफ्रंट भी तो स्फेरिकली बनेगा, क्लियर है। तो वो सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएगा ये, तो ये यहां से निकलेगी वेव, तो वो सब उसका यही आएगा, मतलब सिलेंड्रिकली बना देगा वो पोर्शन, ठीक है। तो इस टाइप से उसने ज्योमेट्रिकल रीजन दिया कि वेव फ्रंट बनते कैसे, है ना, आगे वो सेम फेज में होती कैसे, हालांकि चल वही रहा है, डिस्टर्बेंस वही आगे चल रहा है, उसने ये बोल दिया यहां से नया डिस्टर्बेंस चला, है ना, हालांकि वही डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है। अपन पानी में देखो ना, पत्थर गिरा था तो वेव तो वही चल रही है, मतलब एसएचएम तो वही आगे ट्रेवल हो रहा है,
पर वो बोल रहा है जैसे एक जगह स्फीयर है तो उसके सारे पॉइंट एक तरीके से नए सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और सब तरफ वेव भेज रहे वो। सर ये बात इसने क्यों करी? नहीं तो अपन इंटरफेरेंस ही नहीं समझा पाएंगे, डिफ्रेक्शन ही नहीं समझा पाएंगे अगर इसकी बात अपन ने नहीं मानी तो। हालांकि अभी अपने को वेव फ्रंट समझने में तकलीफ नहीं आ रही है, वेव फ्रंट तो अपन ये देखे कि वही वेव आगे जा रही है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए? चलो सर समझ में आ गई, ठीक है चला जाओ। शेप ऑफ वेव फ्रंट। अब देखो वेव फ्रंट पर अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है बेटा, चला जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब वेव फ्रंट और रे में रिलेशन है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इससे अपन रे ऑप्टिक्स में एंटर कर जाते हैं। बताता हूं कैसे। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कॉन्वेक्स मिरर लेंस है, सॉरी क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस पे एक प्लेनर वेव फ्रंट गिरता है। क्या गिर रहा है? प्लेनर वेव फ्रंट, है ना, प्लेनर वेव फ्रंट। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट गिरा, ये प्लेनर वेव फ्रंट है ना, ये प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा ये बताना है, ठीक है। रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट ए प्लेनर, बी ऐसा, सी ऐसा, डी ऐसा तिरछा प्लेनर यूं, ठीक है। चला जाओ। क्या मैं बोल दूं ये प्लेनर वेव फ्रंट है तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को रे मिल जाएगी? ये मेरे को वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन थोड़ी है, तो मैं बोल दूं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने तो मेरे को रे मिल गई। अरे बोलो, अब पैरेलल रे हो गई है। ए प्लेनर वेव फ्रंट है तो पैरेलल रे आ जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ये। और पैरेलल रे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हालांकि मैंने रे ऑप्टिक्स भी पढ़ा दिया आपको कि ये कन्वर्ज होगी। तो बोलो कहां पे? फोकस पे। तो ये सारी रे फोकस पे कन्वर्ज होगी, लेकिन यहाँ खत्म थोड़ी होती है, आगे चलती रहती है, ये तो ट्रेवल करती रहेगी मीडियम में ना। ये तो ये प्लेनर वेव फ्रंट ये रह गई, ये तो ये फोकस पे कन्वर्ज हो गई, ये फोकस पे ये। अब इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? तो अब रे पता है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो मैं बोल दूं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये ऐसा बनेगा। अरे बोलो ये तो ये टावर से सिग्नल निकलते, समझ में आ गई क्या? तो ये बॉम्बे वुड बी द आंसर। तो प्लेनर वेव फ्रंट अगर कॉन्वेक्स लेंस पे गिर रहा है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट वुड बी लुक लाइक दिस। तो वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन से वेव फ्रंट का शेप बदल जाता है, ध्यान रखना, मतलब बदल सकता है। तो जब जब रिफ्रैक्शन होगा बदलेगा, मतलब तो जब जब रिफ्रैक्शन होता है तो शेप बदल सकता है, सीधी रह जाती है, मतलब जैसे एक मीडियम से तो सीधी, तो फिर वो शेप वैसा का वैसा रहता है। तो क्या बोल दो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने पर वेव फ्रंट का शेप बदल सकता है, ठीक है। तो सर ये समझ में आ गई। चलो साहब, तो ये बात हो गई, आगे आ जाओ। एग्जाम्पल 2, हाँ ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन, यहाँ पे प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट होते, बेटा मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा है ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे होंगे? फाइनली रिफ्लेक्टेड। ए बी वही ऑप्शन है जो पहले वाले क्वेश्चन में थे, सी डी, बोलो। तो कोई दिक्कत नहीं सर, फिर से रे बनाओ सर, ये ले परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रे बना दी मैंने, है ना, लैंग्वेज तुम लिख लेना। तो ये तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे होंगे? तो मैं बोल दूं इसके फोकस में मिलेंगे और फिर उसके फोकस से आते हुए लगेंगे उसको। ये दिस वुड बी द इसका फोकस एंड दैट वुड बी द उसका फोकस, समझ गए क्या? ये 10 F1 10 सेंटीमीटर ये F1 और इधर से 20 सेंटीमीटर उसका फोकस। तो बोल दूं फिर से रे पैरेलल हो जाएगी ये, और फिर से रे पैरेलल हो गई तो बोल दूं फिर से प्लेनर वेव फ्रंट हो गया। देखो ये तो प्लेनर वेव फ्रंट से पैरेलल रे मिली है 10 20 30 और फिर वापस से पैरेलल रे, तो ये प्लेनर वेव फ्रंट। क्लियर है क्या? तो दिस वुड बी द प्लेनर वेव फ्रंट। ये प्लेनर वेव। क्लियर है क्या? ये क्योंकि ये दोनों के फोकस, तो ये आसान से रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे सर, कर लेंगे। हाँ
हाँ इधर देख बेटा, ये कर लोगे क्या? वेरी गुड। ये कोई लेंस है और ये वो म्यू सराउंडिंग है। ये प्लेनर वेव फ्रंट गिरा, ये तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा? ए प्लेनर, बी ये सी, ऐसा डी तिरछा प्लेन। ये बोलो तो बिल्कुल सर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर क्या दिक्कत नहीं है? पैरेलल रे हो गई, बिल्कुल हो गई पैरेलल। एंड दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, तो रे डाइवर्ज होगी। मैंने कहा बेटा ओके। और सर डाइवर्ज होगी तो पीछे फोकस होगा। मैंने कहा बेटा जी ओके। और फिर सर वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा, ये यहां से, लेकिन ये क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रही है? गलत। सर क्यों गलत? सर आप थोड़ा ध्यान तो दो। अरे क्या ध्यान दो? ये देख, ए म्यू देख, अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ा दी। ये रे ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। अगर रे ऑप्टिक्स से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो नहीं आया। ये म्यू 1.33 तो मैं बोल दूं, और ये म्यू लेंस है तो मैं बोल दूं म्यू सराउंडिंग इज ग्रेटर देन म्यू लेंस। ये लेंस लिख दो यार। तो म्यू सराउंडिंग में लेंस से बड़ा है, तो सराउंडिंग मतलब लेंस के बाहर वाला मीडियम ज्यादा है। तो जब भी होता तो बिहेवियर गेट्स चेंज, तो बिहेवियर ऑफ लेंस गेट्स चेंज। हेंस ये म्यू बड़ा होने से हेंस बिहेवियर ऑफ लेंस, बिहेवियर ऑफ लेंस गेट्स चेंज। तो लेंस का व्यवहार ही बदल जाएगा। तो बोल दू कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग लेंस। तो ये रे गलत है, तो क्या होगा? बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो मैं बोल दूं ये रे कन्वर्जिंग हो जाएगी। ये तो ये सब गलत हो गया, हटा दो ये। तुम पहले रोंग वाला उतारना है बेटा, पहले ये करना, इसको नोट करना, तभी तो पता पड़ेगा। और फिर लिखना कि ध्यान दें। तो यहां से मैं बोल दूं दिस ये कन्वर्जिंग हो गया। क्लियर है क्या? ये डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है। और कन्वर्जिंग हो गया तो ये रे बस आगे जाएगी। तो फिर तो ये तो वही वाला आंसर आगे जो पहले आया था। यस सर, यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। तो म्यू का ध्यान रखें, लेंस के बिहेवियर का ध्यान रखें। क्लियर है सर? समझ में आ गई? तो ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रिज्म रख देंगे तो क्या होगा बेटा? ये प्रिज्म, ये वो गिर रही है पैरेलल रे, ठीक है। अच्छा अब अगला पूछेगा ये वेव फ्रंट कैसे होंगे? ए सीधे ही रह जाएंगे, बी ऐसे हो जाएंगे, सी तिरछे है ना, ये सिर्फ तिरछे ऐसे हो जाएंगे, और डी ऐसे। तभी तो देखो ये पैरेलल रह गिरी बेटा, है ना। और ये रिफ्रैक्शन होगा, रे पैरेलल ही रहेगी क्योंकि जितने एंगल पे घूमेगी उतने पे घूमेगी। और फिर फाइनली है, तो ध्यान है ना, प्रिज्म ना रे को कन्वर्ज करता है ना डाइवर्ज करता है, सिर्फ डेविएट करता है। तो मैं बोल दूं ये वेव फ्रंट ऐसे हो गए, तो तिरछे हो गए और रहेंगे प्लेनर। रे को ना कन्वर्ज करता प्रिज्म ना डाइवर्ज करता, सिर्फ डेविएट करता है। तो ये रे डेविएट जरूर हुई है ना, डेविएट जरूर हुई है, लेकिन रहेगी ऐसी। यो नहीं समझ में आ रही है? सर समझ में आ रही है, चलो आगे आ जा। ठीक है, या हाँ चलो ये सारी बात समझ में आ गई ना। अब देखो बेटा,
ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उससे वेव फ्रंट 30 डिग्री पर 37 डिग्री पर इंसिडेंट होता है ना। ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही ले लेते हैं एग्जैक्टली। डेटास बहुत भारी दिए हैं, इसमें अपन थोड़े से न्यूमेरिकल डेटास चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ, उसने अपने मॉड्यूल में लैंग्वेज में दिया हुआ, अपन थोड़ा सा इसमें लिख रहे हैं, है ना, किसमें, डायग्राम में बना रहे हैं। तो ये एंगल है, रुकना बेटा, ये ले लो 53 डिग्री, है ना, होगा जो देखेंगे फिर। ये म्यू 1 एयर 1 है ना, ये एयर, ये वाटर है ना, वाटर का म्यू कितना 4/3, म्यू वाटर 2 4/3 है ना। तो ये वेव फ्रंट है, क्या है ये वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सेपरेटिंग सरफेस, ठीक है। तो एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इंटरफेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंटरफेस से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कितना एंगल बनाएगा ये बताना है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं बोल दूं ये वेव फ्रंट होगा, अब यहां से परपेंडिकुलर रे गिराई, ये देखो ये परपेंडिकुलर रे गिराई, क्योंकि मुझे तो रे चाहिए और परपेंडिकुलर रे गिराई, और मुझे इस रे में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को इसका नॉर्मल से एंगल चाहिए, दिस इज द नॉर्मल। ये चलो नॉर्मल भी येलो कलर से बनाओ, ये नॉर्मल से एंगल, तो ये 53 डिग्री एंगल है, इन दो लाइनों के बीच में एंगल 53 है, तो इसका परपेंडिकुलर ये, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये दिस वुड आल्सो बी 53 डिग्री। तो बोल दो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल 53 है, इन दोनों के बीच में, तो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका ये भी 53 होगा। तो बोल दो ये रे 53 भाई, तो दिस इज द इंसिडेंट रे एट एन एंगल 53। तो मैं बोल दो आई बराबर 53 हो गया यहां से। अच्छा आई, अब आर पता करना है, क्योंकि देखो मैं आर पता नहीं करूंगा जब तक रे की डायरेक्शन नहीं पता होगी, तब तक मैं वेव फ्रंट कैसे पता लगूंगा। और अगर रे की डायरेक्शन अगर पता पड़ गई तो इसमें ये खूब सारी रे गिर रही है, तो इनका परपेंडिकुलर और इनका परपेंडिकुलर, मैं इसी को ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर, ये और ये एंगल निकालना है। तो क्या मैं बोल दूं ये रे गिरी, ये यूं रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये आर है, तो इट वुड ऑल्सो बी आर। क्यों? क्योंकि इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल आर होगा। तो जो एंगल आर आएगा वो इस सरफेस के बीच में एंगल होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। चलो सर आ जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, अच्छा ये 4/3 तक, ये यहां से मैं बोल दूं सॉल्यूशन में क्या, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग, तो मैंने क्या करा, सरफेस मेरे को वेव फ्रंट दिया, उससे रे बनाई, रे से रे डायग्राम बनाया और रे डायग्राम से वापस वेव फ्रंट बनाया और वेव फ्रंट से एंगल आर निकाल रहा हूं यूजिंग स्नेल्स लॉ। बोलो तो आ जाएगा 1 sin I इज इक्वल टू म्यू sin R। तो 1 sin 53 इज इक्वल टू म्यू 4/3 sin R, sin
आर। यहां से आ जाओ, कितना है 53 डिग्री, कितना हो जाएगा बेटा साइन 53 डिग्री होता है 4/5। ये याद होना चाहिए बेटा, बेसिक मैथ में पढ़ा होगा आपने, 4/3 साइन आर। यहां से 4 से 4 गया तो यहां से साइन आर बराबर कितना गया, साइन आर बराबर 3/5। और जैसे ही साइन आर 3/5 आया, यहां से आर बराबर कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 37 डिग्री। ठीक है, 3/5 की वैल्यू 37 डिग्री होती है। बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये 37 डिग्री हो गया। थोड़ा सा मॉड्यूल में डेटा टफ दिया हुआ, मैंने डेटा आसान कर दिया बेटा। तो आर बराबर 37 डिग्री इज आंसर। और यही जो आर है वही एंगल होगा सरफेस से। तो क्वेश्चन यही था, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इंटरफेस। तो इस इंटरफेस से एंगल बताना था, 37 डिग्री इज द आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन। क्लियर है क्या, समझ में आ गई मेरे लालो फूलो सर, सब समझ में आ गया। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। तो वेव फ्रंट से रे और रे से वेव फ्रंट का गेम करके रे ऑप्टिक्स में, तो मैंने कहा वेव फ्रंट से रे ऑप्टिक्स में एंटर कर गए। क्लियर है क्या, अच्छा। और ये थोड़े से वेव फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ये थोड़ा पास भी आ जाते हैं। क्यों, थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी दूसरे मीडियम में। क्लियर है, तो ये वेव फ्रंट थोड़े से यहाँ जितनी सेपरेशन उससे कम हो जाएगा, ये सेपरेशन घटता है। क्लियर है क्या, तो दिस सेपरेशन विल रिड्यूस। क्लियर है क्या बेटा जी, ठीक सर, समझ में आ गया। तो ये सारी बातें थी वेव फ्रंट और इसमें। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे जैसे वेव ऑप्टिक्स के, मतलब जहां पे जो फिनोमिनन जो कि वेव ऑप्टिक्स समझाएगी, तो मैं बोल दूं क्या होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे थ्योरी में अगला पार्ट। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्या है, पोलराइजेशन कैन बी explained using wave nature of light। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट। ये तीन फिनोमिनन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड, पी है ना, ये तो ये हो गया, पी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड using particle nature of light, समझ गया क्या। तो पार्टिकल नेचर से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होगा, और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो वेव नेचर से और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ये समझ गए। अब अपने को ये तीनों पढ़ने हैं, तीनों अलग अलग, क्योंकि अभी अपन ये नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो अपने को वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तो अपन तीनों को एक एक करके समझेंगे। क्लियर है, तो अपन स्टार्ट करेंगे एक एक करके तीनों। हाँ बेटा, अपन ने वेव ऑप्टिक्स का बेसिक देख लिया था सारा, वेव फ्रंट क्या होते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट पर कोई भी दो पॉइंट उनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा 0 होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होंगे। पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल होता है, लीनियर का सिलेंड्रिकल होता है, और सोर्स एट इनफाइनाइट के प्लेनर वेव फ्रंट होते हैं। ये सारी बातें देख ली। अब अपन आज बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस होता क्या, पहले तो ये समझते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है बेटा एक से अधिक वेव, 2 और मोर देन 2 वेव एक जगह पर, एक पॉइंट पर इंटरफेयर करेगी। 2 और मोर वेव एक जगह पर सुपर इंपोज होगी, इस फिनोमिनन को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो एक से अधिक वेव, एक से मोर देन 1 है ना, 2 और मोर देन 2 वेव का एक जगह पर सुपर इंपोज होना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इससे क्या होता है, इनके इंटरफेरेंस होने से, सुनना, जैसे वेव ऑप्टिक्स, अपन ने लाइट को वेव माना ना, वेव में 2+2 4 हो जरूरी नहीं है, 2+2 की वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करेगा वेव कैसे मिली, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वेव इज इंपॉर्टेंट, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेव नेचर में क्या होता है बेटा, वेव होता क्या एक्चुअल में एसएचएम का मीडियम में आगे चलना। इस वेव देख, एक तो था एसएचएम यहीं पे होता है, एसएचएम एक ही पॉइंट पर होता है, यूं
एसएचएम का मीडियम में आगे बढ़ना इज कॉल्ड वेव। ये देखो एसएचएम तो यही होता है, एसएचएम का मीडियम में आगे बढ़ना इज कॉल्ड वेव। क्लियर है? तो वेव में क्या होता है, एसएचएम पूरे मीडियम में ट्रेवल करता है। एसएचएम एक जगह स्टार्ट होता है, पूरे मीडियम में ट्रेवल करता है, पूरे मीडियम में एसएचएम ट्रेवल करता है। तो अब जब एसएचएम पूरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो एक पॉइंट पर अगर दो वेव सुपर इंपोज होती है तो मैं बोल दूं उस पॉइंट पर, उस एक पर्टिकुलर एक्स पर दो एसएचएम सुपर इंपोज हो रहे होते हैं। अब उस एसएचएम में हो सकता है दोनों ऊपर ले जा रहे हो पार्टिकल को, हो सकता है उस जगह पर दोनों ऊपर ले जा रहे हो तो वेव एड हो जाएगी। दोनों हो सकता है अपोजिट ले जा रहे हो, तो जब सेम डायरेक्शन में ले जा रहे हो तो उसको बोलते हैं इन फेज या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब एक पॉइंट पर दोनों एसएचएम ऊपर जाते हुए मिलते हैं या एक ही डायरेक्शन में जाते हुए मिलते हैं, सेम फेज में मिलते हैं, दोनों ऊपर ले जा रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक एसएचएम ऊपर ले जा रहा होता है पार्टिकल को, एक नीचे ला रहा होता है, अपोजिट फेज में मिलते हैं, आउट ऑफ फेज में मिलते हैं, तो एक ऊपर एक नीचे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को काट देते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव एक दूसरे का सपोर्ट करती है, डिस्ट्रक्टिव में एक दूसरे को काटती है। क्लियर है क्या? तो दीज आर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्लियर है क्या? ये अच्छा सर, अब ये तो अगर एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है तो दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। ये अपन मैथमेटिकल एनालिसिस में देखेंगे कि क्यों ऐड हो रहे हैं। ऐसा नहीं इंटेंसिटी ऐड हो जाती है, वो रूट होके स्क्वायर होके, वो सब मैथमेटिकल एनालिसिस है। और अपोजिट में एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो आगे आएगा, पर ये समझो ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो एक दूसरे का सपोर्ट करती है तो दोनों एक दूसरे को ऐड हो जाते हैं, और एक दूसरे का अपोज करती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इफेक्ट घट जाता है। ठीक है? अब सुनना, जैसे सुनना हो, मैं बोल दूं ये एक पॉइंट पी है, समझना। जैसे मैंने यहाँ पे एक पत्थर गिराया, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक पत्थर गिराया, या चले एक पत्थर गिराया। अगर जैसे ये मान लो वाटर है, स्टिल वाटर है, ये यहाँ पे स्टिल वाटर है, मैंने एक पत्थर गिराया, तो क्या मैं बोल दूं इस पत्थर के गिरने से एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा चारों तरफ? मैं बोल दूं इस पत्थर के गिरने से चारों तरफ वेव जाएगी, ये तो चारों तरफ डिस्टर्बेंस जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ जो हलचल पैदा, यहाँ जो एसएचएम पैदा हुआ वो मीडियम में आगे बढ़ेगा। मान लो उसके मीडियम में आगे बढ़ने की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बोल दो सारे एसएचएम जिस जगह प्रोड्यूस हुए वहां से 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हैं। तो सारे एसएचएम 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो एसएचएम है ये मीडियम में 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर सब तरफ 10 मीटर पर सेकेंड जा रहे हैं। अच्छा, अब जब ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हैं तो क्या मैं बोल दूं कि ये मैंने बताया था वेव फ्रंट में तुम्हारे को कि 10 मीटर दूरी वाले सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर उठेंगे। अरे बोलो, तो इसीलिए इसको वेव फ्रंट बोलते हैं। वो छोड़ो, चलो ये बात हो गई थी अपने, अब आगे जा रहे हैं, समझना बात को। यहाँ पे 2 पॉइंट लूँ मैं मीडियम में, जैसे यहाँ पत्थर गिराया, ये वेव फ्रंट तो समझा दिया था मैंने आपको। ये यहाँ पे पत्थर गिराया तो बोल दूं वो वेव आगे ट्रेवल करेगी। यहाँ पे एक ए पॉइंट लिया, यहाँ पे एक बी पॉइंट लिया, मैं बोल दूं इफ दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 10 मीटर, और हमने जो एसएचएम प्रोड्यूस किया उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड ले लो। हमने यहाँ पे जो पत्थर गिरा के एसएचएम प्रोड्यूस किया उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड ले लो, तो क्या मैं बोल दूं 1 सेकेंड एसएचएम के 4 बराबर हिस्से होते हैं। ये देखो ना, अगर टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो मैं बोल दूं यहाँ पे 0.25 में पहुंचेगा पार्टिकल, 0.25 में। फिर मैं बोल दूं यहाँ पे आ जाएगा, ये 0.25 में आएगा, 0.5 में आएगा, अरे बोलो 0.5 सेकेंड में आएगा। फिर मैं बोल दूं फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ 0.75 में आएगा। फिर मैं बोल दूं यहाँ से यहाँ तो 1 सेकेंड में आएगा। तो जब मैं पत्थर गिराऊंगा तो एसएचएम 0.25 में यहाँ आएगा, 0.5 में यहाँ आएगा, 0.75 में आएगा और 1 में आएगा। तो बोल दो एक पूरे राउंड में 0.25 में ऊपर, 0.5 में यहाँ, 0.75 में नीचे और 1 में यहाँ, तो ऐसे 4 बराबर हिस्सों में राउंड होता है। ठीक साहब, अब मैंने यहाँ जब पत्थर गिराया बेटा, तो बोल दो वेव आगे बढ़ेगी कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला पार्टिकल एसएचएम करता रहेगा, वो छोड़ो, है ना। तो बोल दूं वेव आगे जाती रहेगी, ये एसएचएम करता रहेगा, वेव आगे जाती रहेगी, एसएचएम। क्या मैं बोल दूं ये एक राउंड पूरा करेगा, कंप्लीट राउंड पूरा करेगा कितने में? 1 सेकंड में। तब तक वेव 10 मीटर आगे यहाँ पहुंच जाएगी, तब तक ये स्टिल रहेगा। जैसे पानी में पत्थर जब गिराते हैं तो याद है बाकी सारे पार्टिकल स्टिल रहते हैं, जैसे जैसे वेव आगे जाती है वो सर्कल बड़ा होता जाता है और पार्टिकल एसएचएम करते हैं। तो पानी में पत्थर गिराते ही सारे पार्टिकल एसएचएम नहीं करते, धीरे धीरे एसएचएम आगे जाता है। याद है वो सर्कल में जाते हुए दिखता है तुम्हारे को ऐसे? अरे बोलो, तो सर्कल याद है बचपन में पत्थर गिराया था अपन ने एक पॉन्ड में, तो वो सर्कल बड़ा होता गया, तो वो एसएचएम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं बोल दूं 1 सेकंड बाद
इसका एक राउंड चल कंप्लीट हो गया, जैसे इसका दूसरा राउंड शुरू होगा, इसका दूसरा राउंड शुरू होगा, मैं बोल दूं इसका पहला राउंड शुरू होगा। अब ये देखो दोनों साथ साथ, इसका दूसरा राउंड और इसका फर्स्ट राउंड साथ साथ। बेटा इसने देखो ये ए पॉइंट है, ये अपना ये वाला पॉइंट है शुरू वाला, तो मैं बोल दूं ये चुपचाप आपने स्टॉप वॉच ऑन करी, 0.25 यहाँ, 0.5 यहाँ, 0.75 यहाँ, एक ये राउंड, ये चुप है अभी क्योंकि वेव पहुंची नहीं यहां तक, यहाँ 2, 2.5, 5, 7.5, 8, ये एक राउंड होते ही यहां पहुंच गई। फिर मैं बोल दूं इसका पहला राउंड इसका दूसरा राउंड साथ होगा। अरे जब इसका दूसरा राउंड होगा इसका फर्स्ट राउंड होगा ये। फिर जैसे ये राउंड खत्म होंगे इसका 10 मीटर और आगे वेव चली गई, बी तक भी पहुंच गई, तो बोल दो इसका थर्ड राउंड, इसका थर्ड राउंड, इसका सेकेंड राउंड, इसका थर्ड, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट राउंड होगा उस समय। अरे बोलो ये फर्स्ट। तो जब इसका एक राउंड होगा तो वेव यहां पहुंचेगी, जब इसका 2 और इसका एक राउंड हो जाएगा तो वेव यहां पहुंचेगी, जब इसका तीसरा राउंड इसका दूसरा राउंड कंप्लीट होगा तो उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। सर आपके 3 हाथ नहीं, हाँ तो बोल दो इसका सेकेंड राउंड, ये येलो वाला इसका सेकेंड राउंड, तो इसका फर्स्ट चल रहा था और ये चुप था, चुप। जब ये येलो तक समझ गए तो ये व्हाइट वाली में ये अकेली वाइब्रेट कर रही थी, वेव यहां पहुंची, येलो वाली में इसका दूसरा इसका पहला, ब्लू वाली में इसका तीसरा इसका दूसरा इसका पहला, ऐसे वेव आगे ट्रेवल करती है। अरे बोलो ये सर कहना क्या, तो मैं बोल दूं क्या ये इसके सबसे करीब ये वाला पॉइंट है ए, इसके सबसे करीब ये वाला पॉइंट है जो इसके साथ मोशन करेगा। तो दो सबसे करीब वाले पॉइंट जो सेम फेज में होते हैं, दो सबसे करीब वाले पॉइंट जो सेम फेज में होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। ये दिस इज वेवलेंथ, ये लैम्डा। क्लियर है? जिसको बोलता है ना दो क्रस्ट और दो टफ्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये देखो ना दोनों साथ ऊपर उठे गए हैं तो दोनों क्रस्ट के बीच की डिफरेंस हो गए ना, ये दोनों साथ नीचे जाएंगे, दोनों टफ्स के एक ही बात है। तो ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या यूं बोलता नियरेस्ट पॉइंट हैविंग सेम फेज, नियरेस्ट पॉइंट हैविंग सेम फेज के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बोलो। और मैं बोल दूं जिनके बीच में दो सेम, ये देखो ना क्रस्ट और ट्रफ्स, तो ये क्रस्ट के बीच की या ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा होती है। तो मैं बोल दूं ये वो नियरेस्ट पॉइंट है जो सेम फेज में, मतलब जो ये कर रहा था वही है, इसका मतलब इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया ना। अरे बेटा इसका व्हाइट वाला एक राउंड कंप्लीट हो गया तभी तो वेव यहां पहुंची थी। तो मैं बोल दूं इसका एक राउंड कंप्लीट होने के बाद ये साथ हुआ, तो मैं बोल दूं ये एक राउंड आगे यानी कि 2 पाई एंगल आगे। तो क्लियर है? तो ये वेव तो ऐसे, तो मैं बोल दूं जब जब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा, दो पॉइंट के बीच में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा, मैं बोल दूं इसका एक राउंड हो जाएगा और वेव यहां पहुंचेगी। तो बोल दूं लैम्डा क्या है बेटा, एक्चुअल में लैम्डा वेवलेंथ क्या होगा बेटा, वेवलेंथ लैम्डा पार्टिकल को SHM का 1 राउंड कंप्लीट करने में, है ना, मीडियम में वेव द्वारा मीडियम में चली गई डिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं ना दो ट्रफ्स या दो क्रस्ट के बीच के सेपरेशन, वो तो पार्टिकल के एक SHM को कंप्लीट करने में, जैसे इसने एक व्हाइट वाला राउंड किया था तो आगे कितना चली, क्योंकि एक राउंड में आगे जितना चलेगी ये दोनों साथ हो जाएंगे फिर से। अरे बोलो, तो यहां से बोल दूं क्या, ये हो जाएगा लैम्डा बराबर V इंटू कैपिटल T। एक राउंड में जो टाइम लगता है वो T है और V वेव की स्पीड है, तो 1D से लैम्डा बराबर हो जाएगा V इंटू T। क्लियर है क्या? ये तो ये वेवलेंथ, अब यहां से ये रिलेशन बहुत वेल नोन रिलेशन है। तो अपने को वेवलेंथ की डेफिनेशन कौन सी लिखनी है, तुम्हें समझ में आया ये हो क्या रहा है? तो ये तो सिंगल वेव हुई, तो मैं बोल दूं जब जब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा तब तक फेज डिफरेंस 2 पाई, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, बेटा। अब आगे आओ, ये देखो अब मैं एक नहीं 2 पॉइंट गिराऊं, अभी अपना इंटरेस्ट तो दो पत्थर गिराने में। अब जैसे मैंने यहां एक पत्थर गिराया, यहां एक पत्थर गिराया, ये 2 पत्थर गिराया और ये कोई पॉइंट P है, तो हम बोल दूं यहां से भी वेव आएगी, यहां से पत्थर, यहां से भी वेव आएगी, यहां से भी वेव आएगी। अगर ये पाथ 10 लैम्डा है और ये भी 10 लैम्डा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे पत्थर, ये S1 S2, स्टोन 1 स्टोन 2, एक जैसे पत्थर, बिल्कुल आइडेंटिकल वेव है, सेम पत्थर गिरा है, हटा दो ये, सेम आइडेंटिकल पत्थर गिरा है, एक जैसी वेव बनी, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी, सेम है, सब कुछ सेम। तो क्या मैं बोल दूं कि जब ये यहां वेव पहुंचेगी तो ये दोनों साथ पहुंचेगी, और साथ पहुंचेगी तो दोनों एक दूसरे को एक साथ ऊपर उठाएगी, तो क्या मैं बोल दूं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ।
तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेगी, तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, फिर यहां पत्थर गिराया, यहां गिराया, अगर ये डिस्टेंस 11 लैम्डा कर दूं, 11 लैम्डा, तो बोलो क्या हो जाएगा? तो मैं बोल दूं ये वेव पहुंच जाएगी, ये वेव लैम्डा दूर होगी, क्योंकि ये 10 लैम्डा चलेगी ना, तो ये लैम्डा दूर होगी। तो पहली वेव पहुंच गई, दूसरी लैम्डा दूर है, तो मैं बोल दूं पहली वेव का एक राउंड कंप्लीट होगा, क्योंकि लैम्डा की डिस्टेंस क्या होती है? लैम्डा क्या होता है? एक राउंड कंप्लीट होने में चली गई डिस्टेंस, अभी बताया था मैंने। तो मैं बोल दूं पहली वेव का एक राउंड होगा तो ये वेव आ जाएगी, क्योंकि लैम्डा दूर है, लैम्डा दूर है, तो इसका एक राउंड कंप्लीट होने के बाद ये वेव आ जाएगी। तो बोल दूं जैसे इसका एक राउंड कंप्लीट होगा ये वेव यहां पहुंच जाएगी, तो पहली वेव का दूसरा राउंड और इसका पहला राउंड साथ होगा, तो एक राउंड कंप्लीट होने के बाद ये वेव आ जाएगी, दोनों फिर से साथ। तो बोल दूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब जब पार्ट डिफरेंस, अच्छा ये 11 की जगह 12 लैम्डा कर दो, तो मैं बोल दूं जैसे ही बोले वेव पहुंचेगी, पहली वाली वेव पहुंचेगी, ये 2 लैम्डा दूर होगी, ये 2 लैम्डा दूर होगी, ये 2 लैम्डा दूर होगी, फिर उसका एक राउंड होगा, ये लैम्डा दूर होगी, 2 राउंड हो जाएंगे, फिर यहां पहुंच जाएगी। तो बोल दूं जैसे ही 2 राउंड कंप्लीट होंगे वेव पहुंचेगी। तो क्या मैं बोल दूं जब जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होगा, तब तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये 10.5 लैम्डा हुआ तो मैं बोल दूं ये वेव पहले पहुंच जाएगी, आधा राउंड कर लेगी, हाफ राउंड, और जैसे हाफ राउंड होगा ये आएगी। क्लियर है क्या? ये बोलो बेटा। हाँ, तो ये 10.5 लैम्डा का गैप होगी, ये 10.5 लैम्डा और ये 10 लैम्डा होगा, तो वही आधे, इसका आधा राउंड होगा और ये पहुंचेगी तो काट देगी एक दूसरे को। अरे भैया ये नीचे जा रही होगी और ये वाली वेव ऊपर जा रही होगी, क्योंकि ये आधे राउंड बाद पहुंची है, एक दूसरे के इफेक्ट को काट देगी। तो बोल दूं जब ये यहां पहुंचेगी तो ये λ/2 दूर होगी। क्लियर है? और λ/2 का बाद आधा, लैम्डा पर एक राउंड हो जाता है। अरे जब कोई वेव लैम्डा दूर होती है तो पहली वाली वेव एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। अच्छा, इसको मैं अगर बोल दूं 11.5 लैम्डा, तो क्या मैं बोल दूं ये वाली वेव पहुंचेगी तो ये 1.5 लैम्डा दूर होगी, 11.5 लैम्डा, तो बोल दूं ये वाली वेव पहुंचेगी तो ये 1.5 लैम्डा दूर होगी, 1.5 लैम्डा, और 1.5 लैम्डा में मैं बोल दूं इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो ये λ/2 दूर होगी, और आधा राउंड, तो बोल दूं 1.5 राउंड, एक कंप्लीट और आधा राउंड हो जाएगा तो ये वाली वेव पहुंचेगी, तो ये नीचे ले जा रही होगी, ये ऊपर ले जा रही होगी, फिर इफेक्ट काट देगी। क्लियर है क्या? तो जब जब पाथ डिफरेंस डेल एक्स बराबर 0 हो तो 7, लैम्डा हो तो एक राउंड बाद दूसरी आ जाती है, फिर 7, 2 लैम्डा हो तो 2 राउंड के बाद दूसरी आ जाती है, 3 लैम्डा हो तो 3 राउंड के बाद दूसरी आ जाती है। तो बोल दूं जब जब लैम्डा का मल्टीपल होगा पाथ n लैम्डा, तो मैं बोल दूं फेज डिफरेंस 0, एक राउंड 2 पाई, 2 राउंड 4 पाई, 2n पाई हो जाएगा। तो जब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होगा, फेज डिफरेंस 2 पाई का मल्टीपल होगा, और मैं बोल दूं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है ये? कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, जब जब पार्ट डिफरेंस दोनों वेव के बीच में, तो मैं बोल दूं डेल एक्स बराबर λ/2, 3 λ/2 है ना, 2n+1 λ/2, ये माइनस कर दो ये, क्योंकि 1 पर ये, तो बोल दूं फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? पाई, 3 पाई, 2n-1 पाई। तो जब जब पाथ डिफरेंस λ/2 दो वेव के बीच में, तो एक का आधा राउंड हो जाएगा, फिर पहुंचेगी, यानी कि पाई आगे हो जाएगी पहली वेव। 3 λ/2 तो मैं बोल दूं पहली वेव 3 पाई आगे हो जाएगी, क्योंकि 1.5 राउंड कर लेगी। 5 λ/2 तो मैं बोल दूं कि वो 5 पाई आगे हो जाएगी, 2.5 राउंड कर लेगी। तो मैं बोल दूं ये सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक दूसरे के इफेक्ट को काट देगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों या तो साथ पहुंचे, या एक राउंड बाद पहुंचे दूसरी, या 2 राउंड बाद पहुंचे दूसरी, है ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में या तो आधे राउंड बाद पहुंचे या 1.5 राउंड बाद पहुंचे। तो ये सारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की नेसेसरी कंडीशंस है। क्या है ये? दीज आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी गुड। तो ये सारी बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या बेटा? चलो, तो सर ये हमारे बात है समझ में आ गई। तो इंटरफेरेंस क्या होता है समझ में आ गया? एक से ज्यादा वेव, अब यहाँ पे 3 वेव भी ओवरलैप हो सकती है, यहाँ से वो सब ओवरलैप हो जाए किसी पॉइंट पर, है ना। अब किसी में क्या फेज डिफरेंस, तो वो हिसाब किताब हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी अपने मॉड्यूल में करेंगे। तो इंटरफेरेंस बेसिकली खूब सारी वेव का ओवरलैपिंग है, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन इंटरफेरेंस को समझते हैं। आ जाओ। तो इंटरफेरेंस है ना, थोड़ा सा मैंने थ्योरी लिख दी ताकि तुम्हारा टाइम खराब नहीं हो, है ना। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस क्या बेटा? तो द फिनोमिनन क्या होता है? द फिनोमिनन
ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। याद है दो वेव मिली तो कहीं पर एक साथ मिल गई तो वहां एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी कंस्ट्रक्टिव इंटरवल में बढ़ जाएगी और डिस्ट्रक्टिव में कट जाएगी एनर्जी, तो कहीं बढ़ गई कहीं घट गई। तो जो एनर्जी यूनिफॉर्म होती वो कहीं बढ़ गई कहीं घट गई। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ए मीडियम, किसी भी मीडियम में नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू एंड मोर लाइट वेव, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। अब ये कोहेरेंट सोर्स क्या है ये भी बात अपन करेंगे। तो किसी दो सोर्स से एमिट होने वाली लाइट वेव के इंटरफेयर के सुपर इंपोज होने के कारण एनर्जी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं बढ़ जाती है कहीं घट जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां बढ़ जाती है, जहां डिस्ट्रक्टिव होता है वहां घट जाती है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो दो या दो से अधिक वेव का जो कि कोहेरेंट सोर्स से एमिट हुई है का मिलकर एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक साहब। In this distribution, point at which intensity और energy is maximum, वो पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी और एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस वेव, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड जहां एंड फ्रिंजेस आर कॉल्ड ब्राइट फ्रिंजेस, या फ्रिंजेस विल बी ब्राइट एट दिस पॉइंट। उन पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मतलब तेज चमक दिखेगी क्योंकि दोनों चमक ऐड हो गई। अच्छा, पॉइंट्स एट विच इंटेंसिटी और एनर्जी इज मिनिमम इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। एंड फ्रिंजेस विल बी डार्क, उन जगहों पर फ्रिंजेस डार्क होगी। क्लियर है क्या? चलो आगे आ जाओ, अब आ जाओ कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्स। कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्स, अब मैंने कहा था ना कोहेरेंट क्या होता है वो देखेंगे। तो इंटरफेरेंस क्या होता है समझ में आया? दो या दो से अधिक वेव जो कि कोहेरेंट सोर्स से एमिट हुई है का इंटरफेयर का सुपर इंपोज होकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देना। तो एनर्जी वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट, नॉन यूनिफॉर्मली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? तो बेटा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? तो कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है बेटा, एक तो इनिशियल फेज सेम होना, कांस्टेंट होना चाहिए दोनों का इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या होता है? जब ये देखो कोई भी सोर्स है उनके में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन से वेव बनेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, तो सब में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में जब गिरता है तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं कि सबका साथ में इलेक्ट्रॉन, किसी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स में, किसी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स में साथ में इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर गिर के वेव एक साथ एमिट हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। सर कोहेरेंट होता है क्या, पहले ये तो बताओ। कोहेरेंट सोर्स बेटा वो होते हैं जिनमें इनिशियल फेज डिफरेंस, जैसे सुनना, ये वेव ऊपर एमिट हुई तो ये भी ऊपर एमिट हुई, मान लो तो दोनों शुरू में जीरो फेज डिफरेंस, दोनों यूं एमिट हुई। लेकिन अगर एक वेव यूं एमिट हो जाए और एक यूं एमिट हो जाए, पहली दोनों यूं एमिट हुई, दूसरी वेव ऐसे, ये तो ऊपर हुई ये नीचे हुई, तो क्या मैं बोल दूं शुरू की दो वेव में तो जीरो फेज डिफरेंस था, तो सेंटर पे अगर मैं जाऊं तो दोनों साथ में मिल गई, और वही अभी भी सेंटर पे जा रहा हूं, मतलब डिस्टेंस सेम है, तो मैं बोल दूं ये उल्टी मिलेगी, क्योंकि इस बार दूसरी वेव इसने ऊपर एमिट करी, इसने नीचे, तो उल्टी मिलेगी। तो कभी जीरो फेज पे मिल रही है, कभी पाई पे मिल रही है, कभी वापस यूं मिल गई, कभी वापस उल्टी मिल गई, तो कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव कभी, जबकि ये पॉइंट होगा वही है। तो मैं बोल दूं कि इनिशियली वेव कैसे एमिट होगी, इनिशियली वेव कैसे एमिट होगी इस बात पे बहुत डिपेंड करेगा कि पी पर क्या बनेगा। जैसे ये दोनों डिस्टेंस सेम ले ली मैंने, 10 लैम्डा, तो वैसे देखा जाए तो दोनों का पार्ट डिफरेंस जीरो है, लेकिन इनिशियली ये वेव यूं निकली ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ निकली, तो यहाँ पे डार्क स्पॉट मिलेगा क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन मान लो दोनों वेव ऊपर निकली, ये भी ऊपर निकली और ये भी ऊपर निकली, तो मैं बोलता हूं दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्योंकि दोनों ऊपर आती हुई एमिट हुई है। तो इट डिपेंड्स कि दोनों ऊपर जाती हुई एमिट हुई या एक ऊपर एक नीचे। और अगर ये बदलते रहेंगे तो यहां पर भी इंटरफेरेंस बदलता रहेगा, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव कभी कंस्ट्रक्टिव। तो मैं बोल दूं मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्राइट डार्क ट्विंकलिंग स्टार मिलेंगे, तो मामला बैठेगा नहीं। तो कोहेरेंट में एक तो इनिशियल की गारंटी होनी चाहिए कि अगर ये ऊपर एमिट कर रहा है और ये नीचे है, तो आप मुझे गारंटी दे दो कि बार बार ये ऐसा ही करेंगे, फेज डिफरेंस इनिशियल फेज डिफरेंस पाई होगा, ये जब भी ऊपर एमिट करेगा ये नीचे ही एमिट करेगा, ये गारंटी दे दो मेरे को। तो मैं बोल दूं इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, इसकी गारंटी होनी चाहिए कि इनिशियल फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, फाई इनिशियल शुड बी कांस्टेंट, तो इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव कभी भी ध्यान, कोहेरेंट सोर्स वो होंगे जिनमें टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट वेव विथ सेम फ्रीक्वेंसी। हाँ, और एक दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। सर क्यों होनी चाहिए? ताकि मान लो तुमने गारंटी दे दी कि दोनों ऊपर आती हुई एमिट हो रही है, तो बोल दूं जहां मिली वहां पे दोनों साथ मिल गई ऊपर उठती हुई,
अब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी तो हमेशा साथ रहेगी। अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा और इसकी 2 ओमेगा है, मतलब ये फास्ट है, तो मैं बोल दूं इसका एक राउंड होगा तब इसका आधा ही होगा, ये ढीली ढक्कन वेव है। इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है तो मैं बोल दूं इसका एक राउंड होगा तो इसका आधा होगा। तो मैं बोल दूं दोनों साथ मिली थी लेकिन इसने फास्ट राउंड कर लिया और ये आधा हुआ। ये देख, ये इसका एक राउंड हो गया, ये देखो ना रे, ये इसका एक राउंड हो गया, इसका आधा ही हुआ। देखो वापिस देखो, ये तो उल्टी हो गई। तो एक राउंड में, पहले राउंड में तो दोनों साथ मिली थी, फिर एक राउंड इसका हुआ तो उल्टी हो गई। फिर 2 राउंड बाद देखो फिर से ये धीरे धीरे चलेगी और इसका दो राउंड हो गया, इसका एक हुआ, इसका 2 हो गए, फिर 7 हो गई। कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी कंस्ट्रक्टिव। तो मैं बोल दूं दोनों के ओमेगा या दोनों की फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुई तो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगी फ्रीक्वेंसी सेम, सो दैट सिंक्रोनाइज रहे, सिंक्रो है ना, सिंक्रो। तो दोनों सिंक्रोनाइज रहनी चाहिए, ठीक है साहब। emitted wave should have constant phase difference, constant initial phase difference, should have constant initial या initial लिख लेना बेटा, should have constant initial phase difference। उनका जो दोनों वेव के बीच में initial phase difference है that should be constant। क्लियर है? तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोरेंट, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कोरेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि उनमें बार बार एटॉमिक ट्रांजिशन होगा। तो आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अगर पाई है तो पाई रहेगा या 2 पाई है तो 2 पाई नहीं। तो सर फिर क्या करें? इसलिए हम हमेशा सिंगल सोर्स से दो सोर्स प्रोड्यूस करेंगे। सर ऐसा कैसे कर दोगे? इसके 3 मेथड बताऊंगा अभी। तो हम हमेशा सिंगल सोर्स से 2 सोर्स प्रोड्यूस करेंगे, अभी बता रहा हूं मैं। वापिस समझो, कोहेरेंट सोर्स कब होंगे बेटा? कोहेरेंट सोर्स तब होंगे जब इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और दोनों के ओमेगा सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, ताकि जैसी वेव मिले वैसी ही रहे। साथ मिले तो साथ रहे, अपोजिट मिले तो अपोजिट रहे। तो इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और तो बस 100 बात के बाद इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है, दीज 2 कंडीशन। ठीक साहब। सर 1 के 2 कैसे बनाओगे? देखो मेरे पास 3 मेथड है ना। तो 1 के 2 कैसे बनाऊंगा बताता हूं। एक तो देखो, जैसे सोर्स रखा है ना, अब मैं बोल दूं यहां से वेव जा रही है सब तरफ है ना, ये SHM जा रहे हैं। अब मैं बोल दूं चूंकि एक ही सोर्स है तो इससे एट ए टाइम जितनी भी वेव निकलेगी वो सब में ट्रांजिशन है भाई, हायर से लोअर में गिरा हुआ सबका ट्रांजिशन है एक जैसा, तो सारी वेव सेम निकलेगी। अब मैंने यहां होल कर दिए 2 इक्वी डिस्टेंस, यहां से इक्वी डिस्टेंस, तो मैं गारंटी ले लूंगा यहां होल कर दिए। तो याद है अकॉर्डिंग टू हाइगेन किसी भी वेव फ्रंट का के पर जो पॉइंट्स होते हैं वो से न्यू फ्रेश सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां से वापस हर डायरेक्शन में वेव जाएगी। एक्चुअल में ये होता है डिफ्रेक्शन की वजह से, ये हर डायरेक्शन में वेव जाएगी, ये इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ये तो सब तरफ वेव जाएगी। अब ये जाके इस पर मिलेगी, इंटरफेयर करेगी। तो बोलो हर डायरेक्शन में वेव जाएगी और यहाँ इंटरफेयर करेगी। बोलो बेटा ये। तो अब देखो ना, अब ये बात तय है कि यहां से वेव जाएगी, ये दोनों इनका इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, जो क्योंकि ये एक ही सोर्स की 2 सोर्स है। तो 1 के 2 बनाए, तो एक तो YDAC में बनाते हैं, तो एक तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बनाते हैं है ना, एक तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बनाते हैं है ना। तो डबल स्लिट से एक बनाते हैं लोएड मिरर, एक मिरर लगा दो। अब देखो मिरर में कैसे बनेगा, ये अगले पेज पे समझा देता हूं। ये देखो यहां मिरर रख दिया, अब ये एक सोर्स है S है ना, ये लाइट गई, ये टकराई और ये यूं गई, ठीक है। तो मैं बोल दूं ये तो एक तो अच्छा, और रिफ्लेक्टेड वेव मैं बोल दूं या नीचे से कहीं से आ रही है। याद है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना, तो ये डिस्टेंस अगर 1 mm होगी है ना, तो मैं बोल दूं ये 1 mm नीचे इसकी इमेज बनेगी, ये S डैश। तो बोल दूं ये वाली वेव ऐसा लग रहा है S डैश से आ रही है और ये एक डायरेक्ट वेव गई। तो बोल दूं ये 2 सोर्स हो गए, देखो इसी से एक वेव डायरेक्ट गई, एक रिफ्लेक्टेड गई। तो बोल दूं इनिशियल फेज की गारंटी हो गई, इनिशियल फेज की गारंटी हो गई। तो 2 डिफरेंट वेव, सिर्फ पाथ चेंज करा के 2 वेव बना दी। तो इसको बोलते हैं लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट। तो लोएड मिरर यूज करके एक होता है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। क्या होता है बेटा? फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। ये ऐसे 2 प्रिज्म रख देते हैं, ये 2 प्रिज्म ऐसे सटा के रख देते हैं। अब देखो बेटा, तो यहां से एक सोर्स रखा, तो ये क्या होगा बेटा? डेविएशन होगा इसका, ये है ना, ये डेविएट होंगे, तो ये वेव यहां से आती हुई लगेगी है ना ऊपर। तो ये एक नया सोर्स S1 बन गया, क्योंकि ये सारे डेविएट हो गए रे पीछे से, और यहां पे भी रे जो गिरेगी बेटा वो ऐसे, ये तो ये यहां से आती हुई लगेगी, ये S2। तो ये नीचे गिरने वाली वेव सब यूं जाएगी है, और ये जो यहाँ पे इंटरफेयरिंग एरिया आ जाएगा, ये देखो ना, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ आ रही है, ये यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 2 सोर्स बन गए।
तो ये वेव, ये सारी वेव यहां से आती, समझ गए? तो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, लोएड मिरर और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मैं एक के दो सोर्स बना सकता हूं, है ना? तो एक के दो सोर्स बनाने के मेरे पास बहुत सारे मेथड है, ठीक है? ये पेज डिलीट कर दूं वापस, तो आ जाओ। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है सर, समझ में आ गया? एक के दो कैसे बनाते, समझ में आ गया? कंडीशन फॉर स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, आपको अगर स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, मतलब जो समय के साथ ना बदले, तो क्या कंडीशन है? याद है, ओमेगा सेम होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा अलग अलग हुआ तो कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी 7, कभी इसका एक राउंड हो जाएगा उल्टी, फिर 7 फिर उल्टी, फिर 7 फिर उल्टी। तो एक तो ओमेगा सेम। अच्छा, और अगर स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो दोनों वेव एमिट करने चाहिए। ऐसा नहीं हो आप सोर्स ही बंद कर दो, पता पड़ा थोड़ी देर सोर्स चालू करा फिर बंद कर दिया, पता पड़ा इंटरफेरेंस गायब। हाँ, तो एक तो लाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए, तो एक तो टू सोर्स मस्ट एमिट कंटिन्यूअसली वेव्स कंटिन्यूअसली, तो दोनों सोर्स कंटिन्यूअस वेव एमिट करने चाहिए। नोट कर लेना बेटा, तो दोनों सोर्स कंटिन्यूअसली वेव एमिट करने चाहिए। अभी आ जाएगा ये, तो टू सोर्स मस्ट एमिट वेव कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस वेव एमिट करने चाहिए, ठीक है? टू सोर्स शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंट में वो सारी बात आ गई क्या? दोनों बातें, ओमेगा सेम होना चाहिए, ओमेगा सेम, ठीक है? और इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट, डेल फाई इनिशियल कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। भैया तुम अगर अपोजिट हो तो अपोजिट रहो, साथ हो तो साथ रहो, शुरू में जो हो गया वो हो गया, बार बार वही होना चाहिए, ठीक सा। अब अगर अच्छा इंटरफेरेंस चाहिए, गुड कॉन्ट्रास्ट, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, ये तो हो गया कंडीशन फॉर स्टेबल इंटरफेरेंस। तो दो बातें, ओमेगा सेम होना चाहिए, इनिशियल फेज कांस्टेंट होना चाहिए और वेव कंटिन्यूअस आती रहनी चाहिए, तो आपको स्टेबल इंटरफेरेंस तो मिल जाएगा। अब अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा ये डिपेंड करेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा ये डिपेंड करेगा। सर किस बात पर डिपेंड करेगा बताता हूं। इधर देख, इधर देख, मैंने एक पत्थर गिराया, यहां पे भी एक पत्थर गिराया, और इस पी पॉइंट पर मैं एनालिसिस कर रहा हूं। पत्ता है ये एक लीफ है ना, पेड़ की, ठीक है? मैं बोल दूं यहां से एक वेव आई, यहां से वेव आई, दोनों साथ साथ पहुंची, ये 10 लैम्डा, ये भी 10 लैम्डा, इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है ना? ये वेव थोड़ी ये हल्का और ये पत्थर बड़ा था, ये बड़ी वेव बनी है। ये मैं बोल दूं दोनों मिलेगी तो ये ए से ऊपर ले जाएगी, ये 2a से, तो मैं बोल दूं 3a का एम्पलीट्यूड, मतलब मान लो ये 3 आ गया, मान लो दोनों एम्पलीट्यूड ऐड होते हैं, मैं आगे सिखाऊंगा, 3 हो गया। अच्छा, यही अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट नीचे ले लूं या ऊपर ले लूं, चलो ऊपर, ये ऊपर ले लिया, ये पी पॉइंट, मैं बोल दूं इस बार ये 10 लैम्डा है और ये 10.5 लैम्डा है, तो मैं बोल दूं क्या ये आधा राउंड कर लेगी तब ये पहुंचेगी, अरे इसका आधा राउंड हो जाएगा तब ये वाली वेव पहुंचेगी, तो बोल दूं ये वेव को नीचे, ये पार्टिकल पत्ते को नीचे ले जा रही होगी, ये ऊपर, और ये 2 है ये ए है, तो मैं बोल दूं जहां पर दोनों ने एक दूसरे को काटा वहां पे भी थोड़ा इफेक्ट रह गया, क्योंकि 2a ए से बड़ा था, तो मैं बोल दूं 2a माइनस ए, तो छोटी वेव रह गई, तो मैं बोल दूं जहां पर दोनों इफेक्ट जुड़े वहां 3 आ गया, और जहां घटे वहां पे भी ए रह गया, तो मैं बोल दूं जहां कटे वहां अच्छे से नहीं कटे, जहां कटे वहां अच्छे से नहीं कटे, तो मैं बोल दूं इंटरफेरेंस के लिए तो ये कंडीशन हो गई, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड A1 और A2 इक्वल नहीं होंगे तो अच्छा इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस तो होगा, पैटर्न तो स्टेबल होगा, जहां पर कंस्ट्रक्टिव होंगे वहां 3 एम्पलीट्यूड होगा और जहां डिस्ट्रक्टिव होंगे वहां A होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैटर्न नहीं होगा, होगा, कहीं इंटेंसिटी ज्यादा, अगर नॉट इक्वल होंगे तो कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा और कहीं पर कम, सुनना, कहीं पर बहुत ज्यादा कहीं कम, लेकिन जीरो नहीं होगी। ये देखो, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम पे जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जीरो? क्योंकि कुछ इफेक्ट रह जाएगा, 2a माइनस ए का इफेक्ट रह जाएगा, और याद है एम्पलीट्यूड की वजह से इंटेंसिटी आती है, ये तो मिनिमम जीरो नहीं हुआ, तो मैं बोलता हूं इंटरफेरेंस स्टेबल तो है, इंटरफेरेंस तो हो रहा है बिल्कुल, कहीं मैक्सिमम आ रहा है कहीं मिनिमम आ रहा है, कहीं पर एनर्जी ज्यादा आ रही है कहीं कम आ रही है, लेकिन जब कम आ रही है वहां जीरो नहीं आ रही है, तो अच्छा इंटरफेरेंस नहीं है। एक स्क्रीन पर आपको कहीं ज्यादा लाइट कहीं कम लाइट, एक स्क्रीन पर आपको कहीं ज्यादा लाइट कहीं कम लाइट मिल रही है, तो वो अच्छा इंटरफेरेंस नहीं है। तो सर उसके लिए तो गुड इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव शुड बी सेम, शुड बी नियरली इक्वल। तो दोनों एम्पलीट्यूड अगर लगभग इक्वल हो गए तो मैं बोल दूं जहां डिस्ट्रक्टिव होगा दोनों एम्पलीट्यूड अगर ये ए हो गए, तो जहां पर वेव काटेगी वहां एक ऊपर ले जा रही, एक नीचे जा रही है और ये ऊपर, ए से कट के जीरो इंटेंसिटी आ जाएगी, और जहां जीरो इंटेंसिटी आ जाएगी वहां पर देखो इंटेंसिटी ऐसी होगी, मैक्सिमम जीरो, तो कहीं पर मैक्सिमम और जहां मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव होगा वहां जीरो, तो कहीं पर लाइट कहीं पर अंधेरा, कहीं लाइट कहीं अंधेरा, कहीं लाइट कहीं अंधेरा, तो मैं बोल दूं मुझे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन नजर आएगी। ये देखो, ये पूरी स्क्रीन पे, ये देखो जहां मैक्सिमम लाइट, ये लाइट, यहां अंधेरा, यहां लाइट, यहां अंधेरा, यहां लाइट, यहां अंधेरा, ये तो कितना साफ नजर आ रहा, देखो
कहाँ ब्राइट है कहाँ डार्क है, देखो ये लाइट अंधेरा लाइट अंधेरा लाइट अंधेरा, ये तो जहां कंस्ट्रक्टिव, तो मैं बोल दूं एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए। अच्छा, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सर ये क्या होता है? जो सोर्स है बेटा, सोर्स, अब सुनना, उससे एक ही लेमडा, जैसे मैंने 1 के 2 बना दिया YDSM ये, तो इससे जो लेमडा निकले, ये जो सोर्स है, इससे 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकल रही है तो 4000 की निकले, ताकि क्या हो, जैसे यहां पे ब्राइट बन गई 4000 की, फिर वापस जहां 2000 का पार्ट डिफरेंस हो λ/2, जहां पार्ट डिफरेंस 2000 का हो वहां डार्क बन जाए, फिर जहां पे 4000 हो वहां ब्राइट बन जाए, फिर जहां 6000 हो वहां डार्क बन जाए, तो ब्राइट डार्क, अब एक ही कलर। अब अगर आपने 4000 भी ले ली और 8000 भी ले ली, है ना, 4000 भी ले ली 8000 भी ले ली, तो बोल दो अब दो कलर हो गए। एक मान लो 4000 ले ली और 6000 ले ली, मान लो 4 और 6000 ले ली, है ना, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेटिक लाइट। 2 लेमडा है, ये सोर्स 2 लेमडा निकाल रहा है, 4000, तुमने एक सोर्स तो ले लिया पर सोर्स मोनोक्रोमेटिक सिंगल लेमडा एमिट करना चाहिए। अगर 2 लेमडा एमिट कर दिए 4 और 6, सुनना, तो सेंटर पे देखो क्या होगा, पार्ट डिफरेंस 0 होगा, 10 लेमडा दोनों का 0 पार्ट डिफरेंस हो गया, चाहे कोई सा ही कलर ले लो 0। तो बोल दूं ब्राइट या रेड कलर भी आएगा, और मान लो ये ब्लू, ये रेड है और ये ब्लू है, तो रेड भी आएगा ब्लू भी आएगा, तो यहां पे रेड प्लस ब्लू आएगा। फिर ऊपर गया जहां पार्ट डिफरेंस 2000 होगा, 2000 एंगस्ट्रॉम, वहां इसका तो 0 आ जाएगा, ब्लू का तो 0 आ जाएगा, पर रेड का कुछ कलर आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पर चूंकि ये 3000, इसका आधा नहीं है, λ/2 नहीं है, जहां पार्ट डिफरेंस 2000 होगा वहां इसका हाफ थोड़ी है, तो मैं बोल दूं यहां पे कुछ कलर आएगा रेड का। फिर ऊपर जाते जाते मैं बोल दूं कहीं पे पार्ट डिफरेंस 4000 होगा, तो वहां पे ब्लू कलर तो पूरा मिलेगा, रेड का कुछ मिलेगा। फिर जहां 6000 होगा वहां रेड तो पूरा मिलेगा, ब्लू गायब हो जाएगा। तो मैं बोल दूं पूरी स्क्रीन में कहीं रेड कहीं ब्लू, कहीं थोड़ा रेड थोड़ा ब्लू, बहुत बहुत अजीब सी स्क्रीन हो जाएगी, तो इंटरफेरेंस में मजा नहीं आएगा। तो मैं बोल दूं, ये अपन आगे बात करेंगे, मैं बोल दूं मोर देन 1 लेमडा लेने पर पूरी स्क्रीन पर मजा नहीं आएगा। तो मजा लाना है, गुड कॉन्ट्रास्ट सही है, तो 2 बातें, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, A1 बराबर A2, और लेमडा 1 होना चाहिए, सिंगल लेमडा, 1 लेमडा, एक से ज्यादा लेमडा नहीं होना चाहिए। अपन एक से ज्यादा लेमडा लेके भी देखेंगे क्या होता है ना। चलो, तो सर समझ में आ गया हमारे, है ना, ये नोट करना है आपको, जो बची हुई चीजें वो नोट करनी है आपको, क्लियर है क्या? तो ये सब पोज कर करके नोट कर लो बेटा, ये है ना, कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या होना चाहिए, वो सब चीजें, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, तो गुड इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, स्टेबल इंटरफेरेंस क्या होता है ना, सारी बात बता दी। अच्छा, जब लेमडा का पार्ट डिफरेंस होगा, मैंने बताया था तेरे को, ये देख, हाँ, जब लेमडा का दो वेव के बीच में लेमडा का पार्ट डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, याद है, लेमडा दूर होती है वेव तो 1 राउंड हो जाता है, तो बोल दो 1 राउंड होने पर 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा। तो जब लेमडा का पार्ट डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस 2 पाई का होगा। फिर अगर 1 का हो गया पार्ट डिफरेंस, यूनिट का हो गया तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा। फिर पाथ डिफरेंस अगर डेल एक्स का हो गया तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल पाई बराबर 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल एक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो मैं बोल दूं फेज डिफरेंस बराबर होता है बेटा 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल एक्स, ये होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन। फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये इस पे क्वेश्चन करेंगे। चलो आ जाओ, 4 इंडिपेंडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं, 4 इंडिपेंडेंट वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये 4 वेव है, 1 2 3 4, ये 4 वेव मैंने बना दी। एक का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी का A2 A3 A4, और सबके फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, याद है फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक साहब। चलो, देन द वेव्स फॉर विच इंटरफेरेंस फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विल बी, कौन सी वेव में इंटरफेरेंस होगा, तो मैं बोल दूं सबके ओमेगा सेम है तो वेव मिलेगी तो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगा नहीं। सर क्यों नहीं, इंडिपेंडेंट सोर्स है, और याद है इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट, कैन नेवर बी कोहेरेंट, कैन नेवर बी कोहेरेंट। बोलो, मैंने बताया था तुम्हारे को इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ये देखो ये यहां लिखा था, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट, ये लिखी है देख थ्योरी में। 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो मैं बोल दूं जब 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो मैं बोल दूं अगर ये कैन नेवर बी कोहेरेंट और कोहेरेंट नहीं हो तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। याद है मैंने बताया था इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है। देखो
इंटरफेरेंस के लिए दो स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए एक तो कंटिन्यूअस लाइट आनी चाहिए और एक सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट में दो बातें होती है, एक तो ओमेगा सेम होना चाहिए और एक इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो ये इंडिपेंडेंट सोर्स है तो दोनों सोर्स का ओमेगा, दोनों सोर्स की लाइट की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, ये सोर्स 1 सोर्स 2 दोनों की आपने फ्रीक्वेंसी तो सेम ले ली है ना, ओमेगा तो सेम ले लिया, पर इनिशियल फेज की गारंटी नहीं है, कभी ऊपर एमिट करते हैं, कभी ये ऊपर करता है, ये नीचे करता है, कभी ये ऊपर करता है, ये पाई/2 से स्टार्ट करता है, तो इनिशियल फेज बदल रहा है। तो मैं बोल दूं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो जाएगा, ठीक है, तो बोल दूं कैन नेवर बी कोहेरेंट, तो इंटरफेरेंस होएगा ही नहीं, नन, कोई सी भी वेव के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इनमें से कोई सी भी वेव को मिला दो, वहां पे ट्विंकलिंग स्टार होंगे, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट, क्योंकि इनिशियल फेज डिफरेंस वेरी कर रहा होगा। तो बोल दू कैन नेवर बी कोहेरेंट, डेल फाई इनिशियल विल नॉट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा ही नहीं, वो बदलता रहेगा, है ना, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल इनिशियल फेज डिफरेंस होता है, वेरिएबल, ठीक है, तो दिक्कत है। ठीक साहब, आगे आ जाओ। हाँ, इक्वेशन ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय कोहेरेंट सोर्स, अब यहां साफ लिख दिया कोहेरेंट सोर्स, है ना, एंड इंटरफेयरिंग एट ए पॉइंट इज गिवन बाय, चार वेव, कुछ वेव्स है जो एक कोहेरेंट जो कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है और एक पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही है, ये इंटरफेयर कर रही है। द वेव फॉर विच इंटरफेरेंस फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विल बी, इनमें से कौन सी वेव में इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो मैं बोल दूं अब ओमेगा देखो, तो इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, सबका ओमेगा सेम है, कोहेरेंट सोर्स है तो ओमेगा सेम होना चाहिए, तो कोहेरेंट है तो मैं बोल दूं डेल फाई इनिशियल कांस्टेंट है, ये गारंटी ले ली मैंने, ए कोहेरेंट का मतलब गारंटी ले ली, और ओमेगा सेम है, ये भी गारंटी ले ली, ठीक साहब, है ना, ओमेगा अलग हो सकता। हाँ चलो, अब मैं बोल दूं इंटरफेरेंस में, ये कई बच्चे बोलते हैं सर एम्पलीट्यूड अलग है, इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्यों, एम्पलीट्यूड अलग है तो क्या हुआ, इंटरफेरेंस होने के लिए एम्पलीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, देख ले, स्टेबल इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड की कोई बात ही नहीं हुई थी, सर नीचे हुई, अरे वो तो अच्छे इंटरफेरेंस के लिए हुई है, इंटरफेरेंस होने के लिए एम्पलीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, A2 है तो इंटरफेरेंस तो होगा ना, जहां 7 मिलेगी वहां 3 होगा, जहां अपोजिट मिलेगी वहां A होगा, कहीं इंटेंसिटी ज्यादा होगी कहीं कम होगी, अच्छे बुरे की बात चल रही थी वो तो, है ना, इंटरफेरेंस तो होगा, तो बोल दू यस इंटरफेरेंस तो होगा, तो इन दोनों में भी होगा, इनमें भी होगा, तो बोल दू ऑल, है ना, तो सभी में, तो ऑल विल गिव, है ना, किसी का भी इंटरफेरेंस करा दो आपस में, विल गिव इंटरफेरेंस पैटर्न, तो सारी वेव इंटरफेरेंस पैटर्न देगी, चाहे इसको इससे मिला तो भी इंटरफेरेंस होगा, इसको इससे मिला तो भी होगा, इसको इससे मिला तो भी, सब चारों 1 2 3 4 सबको मिला दो, सब इंटरफेरेंस देंगे आपस में, ठीक साहब। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं, वेव फॉर विच गुड या गुड और लगा दो, गुड इंटरफेरेंस फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विल बी गुड इंटरफेरेंस, अगर ये लिख देता वो गुड इंटरफेरेंस, अब बताओ, अब आंसर चेंज हो जाता, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों में गुड इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो y1 एंड y2, पहला ऑप्शन देता है ए, गलत, क्यों, A1 नॉट इक्वल टू A2, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, अच्छा, फिर y2 y3 नहीं, ठीक है, क्या y1 y3 देता, y1 एंड y3, हाँ यस, क्यों, एम्पलीट्यूड सेम है, सर फेज, अरे होने देना, यहां पर फेज डिफरेंस कहीं पे 0 होगा, कहीं पाई होगा, कहीं 2 पाई होगा, जहां 0 होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जहां 0 पाई होगा वहां पे दोनों एक दूसरे को काट के 0 हो जाएगी, तो कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, पर जहां डार्क होगी वहां 0 इंटेंसिटी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, कट के 0 आ जाएगा, बिल्कुल ओके। तो ये गुड इंटरफेरेंस कौन देंगे, ये दोनों गुड इंटरफेरेंस देंगे, क्या ये दोनों, हाँ, ये आ जाओ सी, y1 एंड y4, यस, ये भी गुड इंटरफेरेंस देंगे y1 एंड y4, क्यों सर, इनके भी एम्पलीट्यूड सेम है y1 y4 के, y3 y4 भी देंगे, डी, y3 y4, हाँ बेटा फेज डिफरेंस से कोई दिक्कत नहीं है, y4 यस, y4 हाँ, तो y3 y4 देंगे, y1 y3 देंगे, y1 y4 देंगे, क्लियर है, तो मैं बोल दूं ये तीनों देंगे, ये तीनों, ठीक है, तो ये तीनों गुड इंटरफेरेंस देंगे। तो अच्छे इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है, इंटरफेरेंस के लिए नहीं। तो दो बातों से मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि इंटरफेरेंस और अच्छे इंटरफेरेंस में क्या अंतर है, ठीक साहब। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये तो तुम्हें आता है, तुमने इलेक्ट्रो में भी पढ़ा होगा, क्या होता है सुपरपोजिशन, दो मतलब जैसे इलेक्ट्रो में होता है एक चार्ज पर खूब सारे चार्ज का इफेक्ट लेके नेट निकालना, वेक्टर सम फोर्स का,
ये सुपरपोजिशन। ऐसे ही वेव में क्या होता है, किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा वेव अगर इंटरफेयर कर रही है, किसी पॉइंट पर अगर एक से ज्यादा वेव सुपर इंपोज हो रही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। ध्यान रखना, वेक्टर सम। एक वेव ऊपर एक नीचे तो कटेंगे, एक वेव इधर एक इधर है तो 90 डिग्री पे सम होगा, तो वेक्टर है ना। तो व्हेन टू और मोर देन and more waves, two or more waves superimpose at a point, then resultant displacement, when two or more wave superimpose at a point, then resultant displacement of particle is equal to vector sum of their individual displacement. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल का दो वेव या दो से ज्यादा वेव के सुपर इंपोज होने पर, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। ये तो बोल दो वाई नेट बराबर y1 प्लस y2, बहुत सीधा है। अच्छा ये देखो दो वेव है, ये y1 ये y2, क्या मैं बोल दूं ये दोनों कंस्ट्रक्टिव? हाँ देखो ना, दोनों का पीक, दोनों ऊपर ले जा रही है पार्टिकल को एक साथ, तो दोनों को ऐड करा तो ये नेट वेव आ गई। ये देख थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये देखो ना। तो दोनों वेव अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफ्रेंस करती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो दो वेव मिली और दोनों का एम्पलीट्यूड ऊपर, दोनों ऊपर ले जा रही थी तो ऐड हो गया। यहां पे देखो एक वेव ये ऊपर है, ये पहली वाली वेव y1 ऊपर है, ये देख ये y1 ऊपर है ना, और ये y2 नीचे, ये देखो ये y2। तो बोल दो एक वेव ऊपर है एक नीचे, ये देखो एक पार्टिकल को ऊपर ले गई और एक नीचे ले गई, तो दोनों कट के नेट वेव ये देखो ये येलो वाली, ये नेट वेव। क्लियर है क्या? तो इसमें एक ऊपर ले गई एक नीचे, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव ऊपर थी y1 y2, तो ऐड होके y नेट ज्यादा आ गया। यहाँ पे एक वेव ऊपर थी y1 और एक वेव नीचे थी, तो नेट ये बीच में आ गया, कट के थोड़ा कम हो गया। अगर यही एम्पलीट्यूड बराबर होता तो कट के 0 आ जाता, सीधी लाइन आ जाती। बोलो सर समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत आसान है। अब आ जाओ दो वेव का इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस। अब अपन कर रहे हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो दो वेव जो इंटरफेयर कर रही है उसका मैथमेटिकल, याद है मैंने बोला था एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे, इंटेंसिटी जुड़ जाएगी। अब कैसे जुड़ेगी वो देखते हैं, आ जाओ। कंसीडर टू वेव्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड। सर डिफरेंट क्यों ले रहे हो एम्पलीट्यूड? मुझे अच्छा इंटरफेरेंस नहीं करना, अच्छा करना होगा तो लास्ट में a1 बराबर a2 कर दूंगा। तो पहले तो पढ़ाई तो मैं जनरल करूंगा ना भाई, पढ़ाई करते वक्त थोड़ी मैंने शुरू से एम्पलीट्यूड सेम लेके बैठ जाऊंगा। हालांकि एनसीईआरटी ने शुरू से ही सेम एम्पलीट्यूड लिया, नहीं अपन अलग अलग लेंगे। तो मैंने ले लिया a1 क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी करने बेटा, तो मैंने ले लिया एक वेव को तो एट ए पॉइंट। तो दो वेव एक पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही है, दो वेव एक पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही है। एक की इक्वेशन ये रही, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये, और y2 ये वेव पहले ही पहुंच गई थी, y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो वेव एक पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही है, दोनों के बीच में ये फेज डिफरेंस है, दिस फाइव इज फेज डिफरेंस। फाइव क्या है? फाइव इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये, ठीक है। ये अब ये दोनों वेव मिली तो अपन ने सुपरपोजिशन थ्योरम लगाई, y नेट बराबर y1 प्लस y2। आ जाओ, तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, पहली वेव, ये a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 दूसरी वेव। इसको साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड करो। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था ना बेसिक मैथ में, बोलो क्या होता है? साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। तो ये एक्सपेंड करा, तो ये तो यूं की यूं लिख दी, ये देख ये तो यूं की यूं। अब इसको एक्सपेंड करा, साइन a साइन ओमेगा टी, कोस बी कोस फाइव, ये देखो ना ए ओमेगा टी हो गया और बी फाइव हो गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस ओमेगा टी साइन फाइव। अब यहां से साइन ओमेगा टी साथ ले लिए, ये दोनों साथ ले लिए, तो यहां से साइन ओमेगा टी दोनों का साथ ले लिया, तो ये a2 कोस फाइव अंदर आ गया और a1 ये था, तो ये a1 और ये a2 कोस फाइव। तो a1 प्लस a2 कोस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस ये कोस ओमेगा टी, ये रहा, ये देखो ये कोस ओमेगा टी और ये a2 साइन फाइव यहां गया। ये अब ये हो गया साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट, इसको याद है अपन ने बेसिक मैथ में पढ़ा, स्मॉल है बोल दो, और कोस ओमेगा टी का कोफिशिएंट इसको बेसिक मैथ में पढ़ा, स्मॉल बी बोल दो। तो ये हो गया स्मॉल है, ये हो गया स्मॉल बी, ये स्मॉल है स्मॉल बी। तो मैं बोल दूं इसको मैं a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा लिख सकता हूं, ये y बराबर।
और याद है इसको एक टर्म में लिखने का बेसिक मैथ में पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस साई होता है। बेटा अब आप बेसिक मैथ उठा के देखो, मेरा काम नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस साई, दिस थीटा और ये नया एंगल साई। ठीक है, अब ये शाई कैसे लिखते हैं वो सब मैंने आगे बता रखा, चला जाओ डायरेक्ट। तो बोल दो इसको अपन लिख सकते हैं यूजिंग बेसिक मैथ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, क्या वाई नेट बराबर इन दोनों का एक बना के ए नेट। अब वो ए नेट क्या होता है, इसका स्क्वायर, ये देखो ए नेट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर पूरे का, देखो यहां ये ए नेट, तो ए नेट क्या हो जाएगा बोलो, इसका स्क्वायर, क्या a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर का रूट अंडर, ये करो स्क्वायर। तो पहले वाले में आ जाएगा a1 स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, इसका करूंगा तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो a2 स्क्वायर कॉमन ले लूं, a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, यहां पे a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, और ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, ठीक सब। और यहां से एक टर्म और आएगी क्या, 2a1 a2 कोस फाई। तो सोल्व करने पे आ रहा है, मस्त रहो, सोल्व करने पे ही आ रहा है, ए नेट बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। कैसे आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, ये बेसिक मैथ में पढ़ते हैं अपन, लिख सकते हैं सर, है ना, ए नेट प्लस सम एंगल चाहिए। अब ये शाई क्या होगा, कोस का कोफिशिएंट b बाई है, टेन थीटा बराबर b बाई है, कोस का कोफिशिएंट अपॉन साइन का कोफिशिएंट, तो b हो गया a2 कोस फाई साइन फाई, a2 साइन फाई, और साइन का कोफिशिएंट हो गया a1 प्लस a2 कोस फाई। इनको याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी सर, क्यों, वेक्टर में भी यही दो फॉर्मूले होते हैं, याद है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी यही होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, और टेन शाई बराबर a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। क्लियर है बेटा। तो ये दो वेव को, तो 100 बात की एक बात तुम तो समझ लो, इन दो वेव को मिलाने से ये वेव बनती, खत्म, तुम्हारे को इस रामायण से कोई मतलब नहीं, ये वेव बनती है ये, और इसमें ए नेट ये होता है और टेन पाई होता है। अच्छा, किसी भी वेव की इंटेंसिटी आई बराबर के स्क्वायर होती है, आपको पता है, चाहे लाइट वेव हो चाहे कोई सी भी, तो इंटेंसिटी आई बराबर होती है के स्क्वायर। चलो साहब, अब मेरे को रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी आई नेट, तो बोल दू के इंटू ए नेट का स्क्वायर होगा, और ए नेट का स्क्वायर कर दिया तो ए नेट की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, ये रही ए नेट, इसका स्क्वायर कर दो तो रूट गायब हो गया, ये देखो रूट गायब कर दिया, तो रूट हटा दिया, ये देखो रूट हटा के के अंदर भेज दिया, तो के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर के 2a1 a2 कोस फाई। इस के को दो रूट के में तोड़ दिया, ये देखो के को मैं रूट के दो बार लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं भी बताऊंगा, ठीक है, आ जाओ। तो बोल दू ये हो गया पहली वेव की इंटेंसिटी, याद है, जिसका एम्पलीट्यूड a1 था, बोलो इस अकेली वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो के a1 स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इस अकेले की कितनी होगी के a2 स्क्वायर। तो मैं बोल दूं इस वाली वेव की इंटेंसिटी i1 बराबर के a1 स्क्वायर, i2 बराबर के a2 स्क्वायर। ये लिखना नहीं है बेटा येलो वाला कुछ भी, तुम्हें है ना, के a1। आ जाओ, तो मैंने इस के a1 स्क्वायर को i1 लिख दिया, के a2 स्क्वायर को i2। अब देखो इसके रूट के दो टुकड़े कर दिए, तो पहला टुकड़ा हो जाएगा रूट के a1, ये हो जाएगा रूट के a1, तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा i1 का रूट, क्योंकि i1 होती है के a1 स्क्वायर, इसका रूट कर दो ना तो रूट के, और a1 का रूट स्क्वायर का रूट a1 आ जाएगा, ये तो ये रूट i1, ये हो जाएगा रूट i2, क्योंकि यहां पे भी तो एक रूट के है, ठीक है, तो इसके दो टुकड़े हो गए, रूट के 1 रूट के, तो रूट के एक इसके साथ एक इसके साथ, तो रूट i2 कोस फाई, ये हो गई इंटेंसिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले बड़े जबरदस्त है। तो नेट इंटेंसिटी, दिस इज नेट एम्पलीट्यूड, नेट इंटेंसिटी एंड दिस इज नेट एम्पलीट्यूड। ये इतना काम नहीं आता पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, अभी क्वेश्चन, हाँ, फॉर सेम इंटेंसिटी वेव, अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम हो, जैसा कि एनसीईआरटी ने किया हुआ है, मैंने कहा था ना दोनों एम्पलीट्यूड सेम ले लिए, तो अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम होती है i1 i2, तो i1 बराबर i2 बराबर i0 लिख देता मैं, i1 बराबर i2 बराबर i0, रखो i0, इसमें रखो i0 प्लस 2 रूट i0 कोस फाई। सर ये क्यों कर रहे हो, कई बार हमारे को इंटेंसिटी सेम दे देता तो फॉर्मूले को छोटा कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2i0, ये हो जाएगा रूट उड़ जाएगा क्योंकि दो बार आ गया, तो 2i0 कोस फाई, 2i0 कॉमन ले लिया, यहां से 2i0 और ये 2i0 कोस फाई में से 2i0 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कोस फाई, तो ये बन गया 2i0 1 प्लस कोस फाई। और इस 1 प्लस कोस फाई को क्या लिख सकता हूं मैं, इस 1 प्लस कोस फाई को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 कोस स्क्वायर, अरे यार ये यहां से, तो मैं बोल दूं इसको 1 प्लस कोस फाई को, याद है बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ तुमने, यहां जाओ याद करो, कोस स्क्वायर थीटा, या यूं लिख दो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2,
इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला पढ़े हो ना, हाफ एंगल डबल एंगल, कोस थीटा बाई 2। तो बस वही कर रहा हूं मैं, 2 इधर भेज देता हूं। तो बोल दू 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल बना सकता हूं मैं। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख रहा हूं उसको। तो इसको लिख रहा हूं मैं 2 कोस स्क्वायर 5 बाई 2। तो 2 कोस स्क्वायर 5 बाई 2, उस 2 को इस 2 के साथ दे दिया था 4I0, और ये 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल दूं मैं 4I0। तो यहां पर लिख दिया 4I0 को I मैक्सिमम। सर क्यों बोलती, यहां देखो ना, जब cos फाई 1 होगा, cos फाई 1 होगा तो ये 4I0 ही तो आएगी। तो ये आ गया, तो 4I0 या यूं ही छोड़ दो, चलो छोड़ो। तो जब दो I0 इंटेंसिटी की वेव सुपर इंपोज होती है सेम इंटेंसिटी की, तो I नेट आता है 4I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2, वेयर 5 इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव। सर अब ये सर इतना हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो अभी बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटर। अब ये तो है जनरल फॉर्मूला। क्या है ये? जनरल फॉर्मूला। अब याद है स्पेशल केस, याद है जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब या तो दोनों वेव साथ मिले, पार्ट डिफरेंस 0, दोनों एक साथ पहुंच जाए, या याद है एक वेव लेमडा पीछे रह जाए। मैंने बताया था एक राउंड होने के बाद आए, या 2 राउंड होने के बाद आए, या n राउंड होने के बाद आए, और जब साथ पहुंचेगी तो 0 फेज डिफरेंस होगा। 1 राउंड होने के बाद आएगी तो 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा। 2 राउंड के बाद आएगी तो 4 पाई का होगा। ऐसे चलता रहेगा 2n पाई। मैं बोल दूं चाहे 0 का फेज डिफरेंस हो चाहे 2 पाई, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, कोस 4 पाई की 1। तो मैं बोल दूं ये मैक्सिमम वैल्यू है। और जब जब कोस मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आएगी, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम आएगा। देखो ये भी मैक्सिमम आएगा, अरे बोलो, और ये एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा? जैसे यहां 1 रखूंगा, जैसे यहां 1 रखूंगा, ये छुप जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बोल दूं मैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो ना, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2, तो अंदर बन जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो बोल दूं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 आ जाएगा। ये देखो ये, तो मैं बोल दूं हेंस एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। कितनी होगी? a मैक्सिमम a1 प्लस a2। कैसे आया? कोस फाई को 1 रखा और स्क्वायर करके रूट करा तो a1 प्लस a2। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आएगी। कैसे? ये देखो यहां पे 1 रखा, तो ये मैं बोल दूं इसको रूट I का स्क्वायर कर दूं, I1 को लिख दूं रूट करके स्क्वायर, इसको भी रूट करके स्क्वायर, तो रूट I1 स्क्वायर रूट I2 स्क्वायर 2 रूट I1 रूट I2। तो बोल दूं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बन गया, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। और जब ये होगा तो फेज डिफरेंस पाई 3 पाई। ये तो बोल दू लैम्डा बाई 2 पे याद है आधा राउंड हो जाता है ये पाई। तो मैं बोल दू कोस फाई चाहे पाई हो चाहे 3 पाई -1 आता है। कोस का ग्राफ देख लो, और जब -1 आएगा तो मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा। देखो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों मिनिमम होगी। कितनी? a मिनिमम बराबर a1 माइनस a2। क्यों? -1 रखते ही वो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और रूट से कट जाएगा। ऐसे ही इंटेंसिटी भी अंडर रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। अरे बोलो सर रामायण तो बहुत हो गई, थ्योरी तो बहुत लंबी हो गई है ना, अब क्वेश्चन करवा दो बेटा। आप थोड़ी सी लंबी तो है थ्योरी, क्या करो। अब मुद्दे की बातें क्या है, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं मुद्दे की बात, फिर अपन न्यूमेरिकल करते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबी रामायण हो गई। ठीक है, चलाओ। पहले मैंने तेरे को सारा बेसिक बताया कि इंटरफेरेंस होता क्या है, दो वेव का मिलना कैसे, 1 राउंड के बाद 2 राउंड के बाद, तो सारा पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस सीख लिया हमने। इंटरफेरेंस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मुद्दे की बात। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो दोनों इनिशियली कांस्टेंट फेज होना चाहिए और ओमेगा सेम होना चाहिए, ताकि कंस्ट्रक्टिव तो कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव। स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरी है? एक तो कंटिन्यूअस वेव आए, कोहेरेंट सोर्स हो। क्या एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है? नहीं। क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए? नहीं। इंटरफेरेंस तो होगा। अच्छा चाहिए तो एम्पलीट्यूड सेम और लेमडा सेम होना, लेमडा 1 होना चाहिए, लेमडा सिंगल लेमडा होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। किसके लिए? अच्छे इंटरफेरेंस के लिए। फिर आ जाओ, ये रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस क्या होता है? लेमडा पे 2 पाई, एक पर 2 पाई बाय लेमडा, और डेल एक्स पे 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल एक्स। ये इस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस में रिलेशन। ठीक साहब, ये 2-4 क्वेश्चन किए थे अपन ने, है ना। अच्छा इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस में क्या अंतर? सुपरपोजिशन आपको पता ही है क्या होती है। उसके बाद 2 वेव मिला के मैथमेटिकल एनालिसिस किया। अब समझ में आ गई कि जहां कंस्ट्रक्टिव होता है वहां एम्पलीट्यूड जुड़ते क्यों है, जहां कंस्ट्रक्टिव होता है वहां एम्पलीट्यूड जुड़ते क्यों है, मैथमेटिकली आया। और जहां डिस्ट्रक्टिव होता है वहां घटते क्यों है, मैथमेटिकली आया। तो एम्पलीट्यूड सीधे जुड़ते हैं और सीधे घटते हैं, और इंटेंसिटी रूट होके फिर जुड़ती और घटती और फिर स्क्वायर होता है
है ना, ये सब मैथमेटिकल है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है, जनरल फॉर्मूला, सॉरी जनरल फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का ये होता है ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट अंडर। इंटेंसिटी होती है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos फाई। ये हमेशा लगेंगे फॉर्मूले, ठीक साहब। अब दोनों फॉर्मूले की खास बात यह है कि दोनों में फाई दिया है। क्या दिया है? फाई। लेकिन हमारे को पेपर पे पाथ डिफरेंस देता है। क्या देता है? पेपर पे देगा पाथ डिफरेंस, और यहां पे चाहिए फाई। कोई दिक्कत नहीं सर, पाथ डिफरेंस से फाई बनाने के लिए हमारे पास रिलेशन है। पाथ डिफरेंस से फाई बनाने के लिए हमारे पास रिलेशन है। पाथ डिफरेंस से फाई बनाने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, ये रहा। ये पाथ डिफरेंस से फाई निकाल लेंगे, ठीक है। अगले टर्न पे अपन इस पे न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। अगले टर्न पे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। थोड़ी सी रामायण ज्यादा हो गई, अब न्यूमेरिकल करेंगे अपन। उससे सारी कंसेप्ट क्लियर होंगे, उससे सारे कंसेप्ट क्लियर।